अबाउट द स्पीकर जैसे मैंने आपको बता ही दिया, मैं मयंक नलवाल हूँ। आप मेरी लिंक्डइन आईडी ले सकते हो। पार्थ, प्लीज कुड यू प्लीज शेयर द लिंक्डइन आईडी ऑन द चैट सो दैट एवरीवन कैन सी। तो पार्थ वो ओके। मीन टाइम में कर देगा। तो मेरी लिंक्डइन आईडी में आप सब जा सकते हैं। मैंने काफ़ी सारे ऐप्स डिप्लॉय करे हैं रिसेंट टाइम्स में, और मैं करता भी रहता हूँ। यूजुअली मैं ऐप्स के बारे में सीखता रहता हूँ और उसको डिप्लॉय करता रहता हूँ। सी iOS डेवलपमेंट या फिर कोई भी ऐप डेवलपमेंट या कोई भी वेब डेवलपमेंट एंड ऑल टेक्नोलॉजीज ऐसी होती हैं कि आप कभी नहीं कह सकते कि आपने इसको पूरा सीख लिया है। आप हमेशा एक लर्निंग फेज में होते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मैंने कोई टेक्नोलॉजी सीखी तो हो सकता है कि कल उसमें कुछ अपडेट आ गए, है ना। या फिर हो सकता है कि कल उससे भी कोई अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फायरबेस होता है। फायरबेस एक क्लाउड सिस्टम है जहाँ जो आप यूज़ करते हो उसके एच को यूज़ करते हो, उसके पॉड्स को यूज़ कर सकते हो फॉर गिविंग फंक्शनैलिटी टू योर कोड, है ना। इट इज़ लाइक अ थर्ड पार्टी लाइब्रेरी फॉर मैनी मैनी थिंग्स, लाइक गूगल मैप्स की एपीआईज होगी, है ना। ये सब उसमें सब कुछ मिलता है तुम्हें। सिमिलरली कार्थेज करके भी एक होता है, एंड देन कोकोआ पॉड्स भी होता है। नाउ दीज थ्री टेक्नोलॉजीज आर कम्प्लीटली डिफरेंट, बट दे आर वर्किंग ऑन द सेम थिंग, है ना। उनको यूज़ करने का तरीका अलग है। तो ये सब चीज़ें आप लर्न करते रहते हो और इनको डिप्लॉय करते रहते हो। तो एज ए डेवलपर आप कभी नहीं कह सकते कि आपको सब कुछ आता है डेवलपमेंट में। यू आर ऑलवेज इन अ लर्निंग स्टेट। हाँ, बट आपको एक अप्रोच पता लग जाती है कि अब मेरे को पता लग गया कि मैं अपने आप को डेवलप कैसे करता हूँ, तो मैं विदाउट एनी स्पून फीडिंग वो चीज़ खुद भी कर सकता हूँ यूजिंग स्टैक ओवरफ्लो। अब तो चैट जीपीटी जैसे एआई टूल्स भी आ गए हैं, तो हम उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स देख लेते हैं सबसे पहले। What is iOS and how it's different from Android? What is iOS development and technology used for it? क्या टेक्नोलॉजी उसके लिए यूज़ हो सकती है? करियर क्या है iOS डेवलपमेंट करके, परस्यू करके, और रोड मैप क्या रहेगा? थोड़ा सा अगर आप लोग मुझे एक्टिव होकर दिखा सकते हो सेशन में, थोड़ा सा अगर हैंड रेजेस हो सकते हैं, थोड़ी सी क्लैप्स हो सकती हैं, तो मुझे भी पता रहेगा कि आप लोग थोड़े से एक्टिव हो। जतिन को मैं देख सकता हूँ, कैलेरी को देख सकता हूँ, एंड आयुष को देख सकता हूँ, विशेष को देख सकता हूँ, प्रतीक को देख सकता हूँ। हेलो प्रतीक, हाय उज्जवल। आर्यवीर को देख सकता हूँ मैं, लक्ष्य को देख सकता हूँ। लॉट ऑफ हैंड रेजेस है। विकास, विकास मिश्रा। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप लोग ना मुझसे लिंक्डइन पे ज़रूर कनेक्ट होना। पर्सनल लेवल पे भी एक टच बना रहता है, सो दैट वी कैन इंटरेक्ट एंड हम शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के फीडबैक्स। ओके, परफेक्ट। अर्चित, कुशाग्र त्रिवेदी, हर्षल कुमार, कनिष्का, कीरतप्रीत, वैभव, अनूप ठाकुर। थैंक यू वाइस, थैंक यू सो मच। ठीक है, एक्टिव हैं हम लोग मतलब। तो सबसे पहले तो यार, एंड्रॉइड से कैसे डिफरेंट है iOS? देखो, ये तो चलो एक थोड़ा सिग्निफिकेंट डिफरेंस हो गया जो कि हमने लिख दिया है यहाँ पे। बट आई वुड टेल यू, जो iOS है वो स्पेसिफिकली एप्पल ने बनाया था। ठीक है, तो iOS स्पेसिफिकली एप्पल डिवाइसेस के लिए बना था, एप्पल आईफोन्स के लिए बना था, आईपैड्स के लिए बना था, और आईपैड टच के लिए बना था। तो हुआ क्या स्टार्टिंग फेजेस में, आपने सुना होगा जब एंड्रॉयड के फ़ोन्स आते थे, तो एक बहुत बड़ा ब्रांड बना था मार्केट में जिसको हम माइक्रोसॉफ्ट कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का एक विंडोज़ आने लग गया था हमारे स्मार्टफोन्स में। सिमिलरली गाइस, iOS एप्पल ने डेवलप करा अपने इकोसिस्टम बनाने के लिए। हम जानते हैं एप्पल का इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा प्रोफिशिएंट है बाकी सारे इकोसिस्टम से। जैसे उनके पास अपना मैकओएस है जो कि यूनिक्स पर बेस्ड है। सिमिलरली उनके पास iOS है जो उन्होंने खुद डेवलप किया अपने डिवाइसेस के लिए। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि एप्पल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों अपना खुद ही बनाता है, सो दैट इंटीग्रेट्स वेरी वेल विद ईच अदर, है ना। बट वहीं पर जो एंड्रॉयड है गाइज, वो ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम था जो गूगल ने बनाया था। ठीक है, और अब तो एंड्रॉयड के काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स भी आ चुके हैं, और ये सब स्टार्टिंग में यूज़ करा सैमसंग ने, गूगल ने, वावे ने, एंड और भी सारे सिस्टम्स ने। अब iOS क्या है ना, थोड़ा क्लोज्ड है ना, क्लोज सोर्स है। अब क्लोज सोर्स और ओपन सोर्स में थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स वो होते हैं, या फिर ओपन सोर्स कोड्स, या फिर ओपन सोर्स थिंग्स वो होती हैं जिनका आपको सोर्स कोड दे दिया जाता है, जो फ्री टू यूज़ होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आज की डेट में एंड्रॉइड का कोई वर्जन डाउनलोड करना चाहता हूँ इंटरनेट से, तो फ्री टू डाउनलोड है, मैं उसको कभी भी कर सकता हूँ। बट iOS के साथ ऐसा नहीं है। हाँ, आप क्रैक कर सकते हो, क्रैक करके डाउनलोड कर सकते हो, बट दैट डजंट कम विद ऑथेंटिकेशन, राइट। तो ऐसा होता है कि एंड्रॉयड में एक बहुत ही बेसिक फीचर होता है ना, जो ओपन सोर्स का है। मतलब कि एंड्रॉयड सबके लिए अवेलेबल है फ्री में।
वेरस iOS में ऐसा नहीं होता है। एप्पल के जब आप एप्पल के लिए iOS डेवलपमेंट भी करते हो ना, तो आपको एक चीज़ पता लगती है कि उसमें डेलीगेट्स नाम की कुछ चीज़ें होती हैं। डेलीगेट्स कुछ एप्पल के फंक्शन पैटर्न्स होते हैं, है ना। फंक्शन अगर किसी को नहीं पता, क्योंकि मेरे को लगता है यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे फर्स्ट ईयर के होंगे, तो फंक्शन को ऐसे समझ लो, कोई ऑपरेटर होता है, जैसे प्लस माइनस होता है ना, हम दो नंबर्स को प्लस करते हैं तो कुछ आउटपुट आता है। फंक्शन वैसा ही एक ऑपरेटर है जो कुछ चीज़ों, कुछ इनपुट को लेता है और कुछ आउटपुट को दे देता है, तो वो काम करता है। तो iOS में जो डेलीगेट्स वाले फंक्शंस होते हैं वो भी एप्पल ने हाइड करके रखे हैं, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगाना पड़ता है इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो iOS का एक ये चीज़ है। दूसरी बात गाइस, iOS डेवलपमेंट जो हम करते हैं वो हम दो तरीके से कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव सी एक लैंग्वेज है दैट इज़ मोर लाइक ऑफ सी, है ना। और सेकंड जो है हमारी वो है स्विफ्ट, जो कि हम यूज़ करने वाले हैं। एंड स्विफ्ट इज़ अ बेटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैन ऑब्जेक्टिव सी। इट इज़ मच मोर न्यू, है ना, और ज़्यादा रिफाइंड है, क्योंकि एप्पल ने खुद बनाई है। सो स्विफ्ट इज़ अ लैंग्वेज विच इज़ एसोसिएटेड पर्टिकुलरली विथ एप्पल। फॉर एग्जाम्पल फ्लटर है जैसे, है ना, गूगल का, उससे उसमें एक डार्ट लैंग्वेज है, तो डार्ट लैंग्वेज का यूज़ करके आप फ्लटर से एप्लीकेशंस बनाते हो, और वो iOS और एंड्रॉयड आप दोनों के लिए बनाते हो। उस पर भी आएंगे कि अगर फ्लटर सीख सकते हैं जिससे दोनों एप्लीकेशंस बन सकती हैं, तो फिर नेटिव iOS क्यों सीखना है ना। तो स्विफ्ट लैंग्वेज का हम यूज़ तब करेंगे जब हमें iOS के नेटिव ऐप्स बनाने हैं, वेराज फ्लटर का यूज़ हम तब करेंगे जब हमें एंड्रॉयड के ऐप्स बनाने हैं या फिर iOS के भी क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप्स बनाने हैं। क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेजेस वो होती हैं जो कोड आपने एक बार लिखा बट काम वो दो तीन कर रही है। फॉर एग्जांपल वेब एप्लीकेशंस भी बन रही है, एंड्रॉयड एप्लीकेशंस भी बन रही है, iOS एप्लीकेशंस भी बन रही है। वेराज नेटिव लैंग्वेजेस कौन सी होती है? फॉर एग्जांपल कॉटलिन कैन ओनली अपब्रिंग एंड्रॉयड ऐप्स. Similarly, Swift can only bring iOS apps. So these are native apps, native languages. देन यूज़र इंटरफेस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। iOS का बहुत ही ज़्यादा स्लीक और मिनिमलिस्टिक सा यूज़र इंटरफेस होता है, अनलाइक एंड्रॉयड। सबसे बड़ी बात जो iOS में अच्छी चीज़ है वो है कि एडवर्टाइजमेंट नहीं होते, एडवेयर्स नहीं आते, स्पाईवेयर्स नहीं आते, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट रहता है। और इसका रीज़न ये है कि iOS आपको कभी भी एट द मिनिमम लेवल ऑफ हार्डवेयर में जाने ही नहीं देता। फॉर एग्जाम्पल एंड्रॉयड में एक एग्जाम्पल होता है डेवलपर ऑप्शंस करके। आप डेवलपर ऑप्शंस में जाके अपने कुछ फ़ोन की प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हो, बट वो iOS में अवेलेबल नहीं है वो फीचर। यू कांट गो टू द हार्डवेयर लेवल एंड चेंज सम प्रोटोकॉल्स देयर, है ना। वो बहुत ही ज़्यादा प्राइवेटली रखे हुए हैं और स्टोर करे हुए हैं। देन iOS के जो यूज़र्स होते हैं वो डाउनलोड करते हैं सब कुछ अपना ऐप स्टोर से, है ना, एप्पल स्टोर से या ऐप स्टोर से, जो कि उनका एक बिल्कुल अलग से ही स्टोर बना रखा है। वेराज एंड्रॉयड वाले कहाँ से करते हैं? प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर पे जो फीस होती है ऐप्स अपने अपलोड करने की, वो बहुत ज़्यादा होती है, एंड सॉरी बहुत ज़्यादा कम होती है प्ले स्टोर पे। तो इसकी वजह से ज़्यादातर ऐप्स आपको वहाँ पे फ्री मिल जाएंगे। बट iOS के केस में क्योंकि आपको एक डेवलपर फीस ज़्यादा देनी पड़ती है, दैट इज़ वाई उसमें आपको क्या करना पड़ता है, कुछ कुछ ऐप्स के पैसे भी देने पड़ते हैं जो शायद एंड्रॉयड में आपको ना देने पड़े। फॉर एग्जांपल अगर आप पीपीटी करके एक ऐप आता है, अगर आप उसको डाउनलोड करोगे, या फिर लिपबोर्ड करके एक ऐप आता है, अगर आप उसको डाउनलोड करोगे एंड्रॉयड के लिए, सो दैट इज़ फ्री टू यूज़। वेरस iOS के केस में उसके आपको शायद 50 से 60 डॉलर ले लिए जाएंगे। सो देर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन iOS एंड एंड्रॉयड। ऐसा सोच सकते हो कि अगर आप एक iOS डेवलपर बन रहे हो तो आप एक प्रीमियम टैग के साथ आ रहे हो, और अगर आप एंड्रॉयड डेवलपर बन रहे हो, हाँ तो ठीक है आप एक डेवलपर हो बट आप प्रीमियम ले हो, ठीक है, कोई ऑफेंड नहीं होगा इस बात से। हार्डवेयर इंटीग्रेशन की बात कर लेते हैं। देखो iOS के जो डिवाइसेस होते हैं ना, वो अदर एप्पल डिवाइसेस के साथ बहुत ज़्यादा सीमलेसली होते हैं। रीज़न बीइंग, देखो किसी भी डिपार्टमेंट में या किसी भी कंपनी में जब टीम्स होती हैं बहुत सारी, फॉर एग्जांपल कुछ iOS का ओएस बना रही है, आईफोन को ओएस बना रही है, दैट इज़ iOS। देन कुछ मैक का ओएस बना रही है, दैट इज़ मैक ओएस, है ना। तो एट द टाइम ऑफ क्रिएशन, अब क्योंकि दोनों को अपने अपने कोड बेस पता है ना, क्योंकि दोनों को ऑब्वियसली कंपनी को तो अपना सोर्स कोड पता ही रहेगा ना। सो वो उसमें कुछ ऐसे फंक्शंस इम्प्लीमेंट कर सकती है जिससे दोनों चीज़ें इंटीग्रेट बहुत अच्छे से होंगी। रादर एंड्रॉयड के केस में क्या है, एंड्रॉयड तो अपने कुछ फीचर्स देता ही है, बट कंपनीज अपनी तरफ से भी कुछ यूआई एलिमेंट्स डाल सकती है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक रियलमी का फ़ोन है और उसमें एंड्रॉयड 11 यूज़ हो रहा है ना, और वहीं मैं लेके आ जाऊँ सैमसंग गैलेक्सी का S23 अल्ट्रा और उसमें भी एंड्रॉयड 11 यूज़ हो रहा है, तो आपको दोनों का एंड्रॉयड 11 में Bhaiya, your mic is muted.
फिर से म्यूट हो गया। Still muted. हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही सबको? हाँ जी। बात। ठीक है। हाँ, तो एंड्रॉइड में क्या होता है ना, कस्टमाइजेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं हमारे पास, वो iOS पे नहीं होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने देखा होगा एंड्रॉइड में ना तुम अलग अलग थीम्स लगाते रहते हो, है ना। उसमें कभी रोबोट वाली थीम लग जाती है ना, कभी कुछ कलरफुल सी थीम लग जाती है। iOS में ये सब नहीं आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, क्योंकि हमेशा सिंपल रखा गया है चीज़ों को। ऑब्वियसली एक कोट अगर तुम लोगों ने पढ़ा हो तो सिंप्लिसिटी इज़ द बेस्ट फैशन, है ना। जितना ज़्यादा चीज़ों को सिंपल रखा जाए वो उतनी ज़्यादा एफिशिएंट बन जाती हैं, रादर देन वेस्टिंग योर ग्राफिकल यूजर्स थिंग्स एंड यूजिंग योर ग्राफिकल पावर, योर CPU पावर ऑफ द स्पून इटो थीम्स एंड ऑल। तो हमेशा इस चीज़ पे विश्वास रखा गया है iOS के अंदर। Now, what is iOS development and what are the technologies used for it? Now, starting from the basic, iOS development को आप ऐसा सोच सकते हो कि if you have an OS and you are developing an app for that, then that is known as Android app development. If there is Windows and you are developing an app for it, that is Windows app development. And similarly, if iOS is the OS and you are developing the app for it, then it is known as iOS development. iOS development का ये मतलब नहीं है कि आप iOS पूरे OS को ही डिज़ाइन कर रहे हो, नो, इट इज़ कि आप iOS के लिए कुछ एप्स बना रहे हो। देन इसमें टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी यूज़ होती है भैया? देखो, टेक्नोलॉजीज की बात करें तो मैं प्रेफर करता हूँ कि अगर आप iOS डेवलपर बनना चाहते हो तो आपके पास मैकबुक हो, बट दिस इज़ नॉट द नेसेसरी कंडीशन। यू कैन ऑल्सो डू iOS डेवलपमेंट थ्रू विंडोज़ कंप्यूटर। विंडोज़ कंप्यूटर में वर्चुअल बॉक्स आपको डाउनलोड करना पड़ता है, ओरेकल का VMware एक सॉफ्टवेयर होता है, यू हैव टू डाउनलोड दैट। उसमें आपको एक वर्चुअल मशीन डालनी पड़ेगी मैक ओएस की, जो कि आपको ओरेकल की वेबसाइट पे मिल जाएगी, तो वो पूरी ऑथेंटिकेटेड होती है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। आफ्टरवर्ड्स आप उसमें Xcode इंस्टॉल करोगे। सो आई जस्ट शो यू द Xcode इन्वायरमेंट। सो दिस इज IDE। IDE क्या होता है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। जो बच्चे फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, जिनको नहीं पता मैं उनको बता देता हूँ। IDE means integrated development environment. Now the basic difference between an IDE compiler and an interpreter is that IDE comes up with compiler, interpreter and some more functionalities that becomes an environment. For example, अगर Visual Studio Code किसी को पता हो, this is Visual Studio Code, right? है ना? So this is ये Visual Studio Code है। तो इसमें क्या क्या होता है? You have extensions, you also have Git repository का access, you can deploy the things directly from here. So this is like an IDE, integrated development environment. Now there are different IDEs. For example, मैंने VS Code रखा हुआ है for programming C++, Java and all. Whereas मैंने अपने ऐप डेवलपमेंट के लिए Xcode रखा है। Now why Xcode? Because iOS डेवलपमेंट सिर्फ Xcode पे ही होती है, using Swift language and using Objective-C. Obviously Flutter के लिए आप VS Code यूज़ कर सकते हो, Sublime Text यूज़ कर सकते हो, Atom यूज़ कर सकते हो। There are a lot of IDEs available in the market, but for iOS डेवलपमेंट Xcode इज़ द मस्ट, है ना। अगर आपको नेटिव डेवलपमेंट करनी है तो आपको Xcode को यूज़ करना पड़ेगा। और दो मेन लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे मैंने कि बताया, एक होती है आपकी Objective-C और दूसरी होती है आपकी Swift, बट यू शुड प्रेफर Swift फॉर नाउ, और Swift का यूज़ करके आप ऐप डेवलपमेंट कर सकते हो, ठीक है। देन इसके बाद UI में भी दो चीज़ें होती हैं iOS में। पहला होता है स्टोरी बोर्ड एंड दूसरा होता है Swift UI। स्टोरी बोर्ड इज़ लाइक अ प्रीमेच्योर थिंग, तो स्टोरी बोर्ड को आज हम यूज़ करने वाले हैं। सो स्टोरी बोर्ड्स क्या होते हैं? स्टोरी बोर्ड्स होते हैं UI एलिमेंट्स को बनाने के लिए। अभी जो हम बनाएंगे तो आप देखोगे main.storyboard करके एक फाइल होती है, जहाँ पे आपका मेनली UI डिज़ाइन होता है, एंड देन फंक्शनैलिटी इज गिवन आफ्टर दैट यूजिंग इवेंट हैंडलिंग। इवेंट हैंडलिंग क्या होती है? जैसे अगर आपने कोई बटन दबाया फ़ोन के अंदर, है ना, या फिर कोई ऐप का बटन दबाया, या फिर स्क्रीन पे भी कुछ दबाया, तो स्क्रीन के जो पिक्सल्स होते हैं, सेंसर्स होते हैं, दे सेंड अ मैसेज टू द CPU एंड द CPU असाइंस अ पर्टिकुलर टास्क टू देम, एंड दिस इज नोन एज इवेंट हैंडलिंग, ठीक है। आई होप समझ आ रहा होगा अभी तक जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, टेक्नोलॉजीज़ क्या क्या यूज़ होती हैं? टेक्नोलॉजीज़ जैसे कि मैंने बताया, एज सच कोई टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं होती है iOS डेवलपमेंट के लिए। इसमें मेनली अगर आपको क्लाउड की तरफ जाना है या फिर क्लाउड को यूज़ करना है तो फायरबेस आपका यूज़ हो सकता है, GCP आपका यूज़ हो सकता है ना। GCP इज गूगल क्लाउड, तो गूगल क्लाउड को आप यूज़ कर सकते हो। देन फायरबेस को आप यूज़ कर सकते हो, कुकाओ पॉड्स को यूज़ कर सकते हो, कुकाओ टच को यूज़ कर सकते हो। नाउ दीज ऑल कम इनटू द रोड मैप। जैसे जैसे आप अपने रोड मैप पे आगे बढ़ते रहोगे, यू विल गेट इंट्रोड्यूस टू मेनी डिफरेंट थिंग्स और आप उनको यूज़ कर सकते हो,
So iOS development is the process of creating mobile applications specifically designed to run on Apple's iOS operating system, which is used like devices by iPhones and iPads. iOS development involves designing, coding, testing, and deploying applications that can offer wide range of functionalities and services to user. सो की टेक्नोलॉजीज यूज इन iOS डेवलपमेंट, जैसे मैंने बताया स्विफ्ट एप्पल की प्रेफर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और एप्पल ने ही बनाई है स्विफ्ट लैंग्वेज, इसीलिए बनाई है ताकि हम जैसे डेवलपर्स एप्पल के लिए कुछ ऐप बना सकें जो कि कुछ ज़्यादा ही अच्छे रन करें। और स्विफ्ट तो मानोगे नहीं, वर्ल्ड की बेस्ट लैंग्वेज मैं कहूँगा मैक ओएस पे चलने वाली। इतनी ज़्यादा ऑप्टिमाइज लैंग्वेज है स्विफ्ट कि अगर तुम मतलब तो तुम जब लिख रहे होगे ना, कोड कर रहे होगे स्विफ्ट को एक्स कोड पे, तुम्हें लगेगा आधा कोड तो एक्स कोड कर रहा है, तुम्हें करने की ज़रूरत भी नहीं है ना। चीज़ें ड्रैग एंड ड्रॉप करके तुम यूआई एलिमेंट्स बना सकते हो, अनलाइक फ्लटर में यू हैव टू कोड एवरीथिंग। मतलब अभी थोड़े दिन पहले ही मैं एसआईएच के लिए एक ऐप बना रहा था। सो मेरा फ्रेंड है उदिश रावल, उससे भी ज्वाइन करा होगा, एंड ही इज़ वाइस प्रेसिडेंट एट एनोवेशन। तो हम जब ऐप बना रहे थे तो उसने एंड्रॉयड का बनाया था एंड मैंने iOS का बनाया था। सो मैं iOS का ऐप मैंने 1 घंटे से पहले ही बना दिया था, यूआई एंड वही सेम काम उसने कोड कर करके बनाया, वेराज मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करा, जैसे कैनवा में रहता है ना ड्रैग एंड ड्रॉप, वो मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करा एंड उसने कोड करा है। सो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा फ़र्क है। वो इसीलिए ये क्योंकि एप्पल चाहता है अपने उनके डेवलपर्स फास्ट काम कर सके, है ना, वो ऐप्स वहाँ पे ज़्यादा लेके आ सके, वो ईजी हो जाए। तो एप्पल ने ऑब्वियसली डेवलप किया है, तो एप्पल ने अपने लिए आसानी रखा होगा। Then is Objective-C. Why Swift now is the primary language for iOS development? Objective-C is still used in some legacy projects. It's important to be familiar with both, especially if you need to work with older code bases. जैसे मैंने बताया, जो Objective-C है वो पुराने apps में यूज़ होता था बहुत ज़्यादा, but now predominantly we use Swift UI and Swift language. तो इसलिए वो कह रहा है कि जैसे लेगेसी जो प्रोजेक्ट्स होते हैं आपके, जो जैसे कंपनीज लाइक सिनॉप्सिस, कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट हैव कोड बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव-सी एज वेल, जो कि अभी कन्वर्ट हो रहे हैं स्विफ्ट पे इन द मीन टाइम। बट क्योंकि उनकी नॉलेज होनी आपकी ज़रूरी है, तो वो एक लेटर स्टेज में जाके आप ऑब्जेक्टिव-सी पे भी बहुत आसानी से शिफ्ट कर सकते हो। देन एक्सकोड इज एप्पल्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। जस्ट अ सेकेंड। Used for iOS development, it provides tool for designing user interfaces, writing code, debugging, and testing iOS applications. Just for a sketch, मैं आपको बता देता हूँ what is debugging. So when you write your code, there are a lot of bugs. Now what are bugs? Bugs are not insects. Bugs are small faults in your code. तो जब आप कोड को रन करते हो, there are two main type of errors. First is the compile time error, and the second is runtime errors. So compile time errors are usually due to the syntax, which has been identified by the lexical analyzer of the compiler, whereas the runtime errors are found out in the syntactic analyzer and in the further analyzers. तो वहाँ पे क्या होता है, you get the errors, and उन errors को solve करने के लिए we use debugging, and there is a particular debug console in Xcode जहाँ पे आप debugging को करते हो। इसमें फ़ायदा ये होता है कि कोड के अंदर आप ब्रेक पॉइंट्स को लगा सकते हो, और उन ब्रेक पॉइंट्स पे कोड आके रुक जाता है, एंड यू कैन एनालाइज कि व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द कोड। ठीक है, सो डीबगिंग को हम ऐसा सोच सकते हैं दैट इट इज फॉर रिव्यूइंग आवर कोड एंड करेक्टिंग आवर कोड अगेन। Then is the UI kit. So UI kit, as the name suggests, it is UI plus kit. So it is a kit for user interface, is a framework that provides the building blocks of designing user interface for iOS application. It includes UI components like buttons, labels, and views. So buttons are मतलब simple button, जैसे login का button होता है, that is a button. What are labels? Labels are something that is written inside the app. For example, the name of the app is the label. And what are views? So views हम अभी discuss करेंगे जब हम app बनाएंगे अभी hands on. Then what is Swift UI? Swift UI is a more recent framework for building user interfaces. जैसे मैंने बताया, क्योंकि ये Swift UI बहुत ज़्यादा नया है एंड प्रीमेच्योर नहीं है, तो इसलिए आज हम स्टोरी बोर्ड का यूज़ करने वाले हैं। आज हम Swift UI का यूज़ नहीं करेंगे। It's becoming increasingly popular and considered the future of UI development and iOS. UI डेवलपमेंट में आप Swift पैकेज मैनेजर और इन सब का भी यूज़ कर सकते हो, तो Swift UI वहाँ पे ज़्यादा प्रोफिशिएंटली काम में आता है, बट फॉर नाउ वी आर यूजिंग स्टोरी बोर्ड्स। Then is Cocoa Touch. So Cocoa Touch is a set of framework, or you can say classes, जो कि आपको कुछ बेसिक फंक्शनैलिटी एंड फीचर्स प्रोवाइड करती है फॉर iOS डेवलपमेंट। फॉर एग्जांपल मल्टी टच इनपुट हो गए, एनिमेशंस हो गई, नेटवर्किंग हो गए। व्हाट इज नेटवर्किंग? नेटवर्किंग इज लाइक यू हैव टू क्रिएट सेशन एंड टास्क। उन सेशन और टास्क का यूज़ करके आप API से JSON पार्सिंग कर सकते हैं। यू कैन फेच द डेटा फ्रॉम API। नाउ व्हाट आर API, वो भी हम आगे डिस्कस कर लेंगे अभी। सो APIs के बारे में देख लेते हैं। RESTful APIs आपको सीखनी पड़ेगी during your course of learning iOS development. So many iOS interacts with remote servers to fetch and send data. RESTful APIs are commonly used for this purpose. आप API को ऐसा सोचो जैसे ये एक बॉक्स है,
this is API. Okay, now you have a database here, like this is the database, this is your API, and this is you. You are the user. You are interacting with this API to get and to fetch data and to send data to this database. Why? Because you can't directly connect to this database. For example, जैसे अगर आपने एक ऐप बनाया वेदर ऐप, है ना, और वेदर ऐप क्या कहता है, इट फेचेस द करंट ऐप द करंट वेदर ऑफ योर लोकेशन, है ना. सो कुड यू डू कि आप डेटाबेस पे जाके सर्च कर रहे हो कि आपकी लोकेशन का है. लाइक देयर आर हेल लॉट ऑफ लोकेशंस इन द वर्ल्ड, है ना. वर्ल्ड में मेरे हिसाब से अगर सिटीज़ की बात करें तो हज़ारों सिटीज़ होंगी. अगर आप उसमें एक एक करके अपना नाम जाके सर्च करोगे सिटीज़ में, तो कितना ज़्यादा ऐप आपका लेथार्जिक फील करेगा ना. ऐप आप रन कर रहे होगे और ऐप इतना स्लो चलेगा, कोई आपका ऐप यूज़ नहीं करेगा. दैट इज़ वाई वी यूज़ APIs. API इज़ लाइक अ प्रोग्राम, है ना. जो आपका आप ऐसे सोच लो, वैसे इसका जो फुल फॉर्म होता है दैट इज एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस. तो एक ऐसा इंटरफेस है जहाँ पे आप कोई रिक्वेस्ट देते हो API को. द API फॉरवर्ड्स द रिक्वेस्ट टू द डेटाबेस और द फायरबेस और द क्लाउड. द क्लाउड देन सेंड्स द डेटा टू द API एंड द API सेंड्स बैक द डेटा टू यू. तो ऐसे कुछ काम चलता है. एंड RESTful APIs, इट वन ऑफ द टाइप ऑफ APIs वी आर यूजिंग. देन इज द Firebase. Firebase is a popular mobile app development platform that provides tool for real-time database authentication, cloud storage, and more, making it easier to build iOS apps with these features. तो Firebase Google का है. तो जैसे मैंने बताया, अगर आपको ऑथेंटिकेशन करनी है, लॉगिन करवाना है यूज़र को या रजिस्टर करवाना है, सो यू हैव टू ऑलवेज सेव द डिटेल्स, है ना. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको लॉगिन कराया अपने ऐप में, सो इट इज़ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आई सेव योर डेटा, कि अगर आप नेक्स्ट टाइम लॉगिन करने आओ, सो यू डोंट हैव टू रजिस्टर अगेन. अगर आप सेम ईमेल आईडी एंड पासवर्ड को डालो तो आप लॉगिन दोबारा कर सकते हो. सिमिलरली हम उसको फायरबेस से इम्प्लीमेंट करते हैं, जो कि गूगल ने दे रखा है हमको, ठीक है. और फायरबेस में क्लाउड स्टोरेज के भी ऑप्शंस होते हैं. देन आपको काफ़ी सारी चीज़ें और म्यूट हो गया फिर से. म्यूट हो गया. म्यूट क्यों हो रहा है यार? आ रही है आवाज़? हेलो जी. यप. तो फायरबेस का मैं आपको फटाफट से कंसोल दिखा देता हूँ एक बारी. सो दिस इज फायरबेस, है ना. और ये हम एप्पल प्लेटफॉर्म के लिए यूज़ करते हैं. सिमिलरली यू कैन यूज़ फॉर एंड्रॉइड, वेब और फ्लटर. बट फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको अगर ये दिखा रहा हूँ, तो दिस इज फायरबेस. कुछ ऐसा दिखता है फायरबेस. नाउ यू कैन ऑब्वियसली बिल्ड योर न्यू प्रोजेक्ट्स, यू कैन ऐड योर प्रोजेक्ट्स, है ना. इसमें सारा चीज़ें होती हैं. और इसमें आप देख सकते हो कि इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स दे रखे हैं इन्होंने एप्पल के लिए. जैसे कि इन्होंने क्लाउड मैसेजिंग का एक ऑप्शन दे रखा है, जिसमें आपके जो मैसेजेस हैं वो क्लाउड में जाके सेव हो जाते हैं, है ना. एंड टू एंड इनक्रिप्शन अगर आपने सुना हो व्हाट्सएप पे, वो इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है. देन फायरबेस की कुछ ML कस्टम मॉडल्स हैं, मशीन लर्निंग के मॉडल्स होते हैं, तो वो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो इन योर कोड डेटा वाली जो एप्लीकेशंस हो सकती हैं. फॉर एग्जांपल यू हैव टू मेक लाइक इमेज रिकॉग्निशन का आपको ऐप बनाना है, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यूज़ होती हैं, है ना. जैसे मैंने बताया, दो तरीके से इम्प्लीमेंट हो सकता है. स्विफ्ट पैकेज मैनेजर. स्विफ्ट पैकेज मैनेजर इज़ अगेन नेटिव टू एप्पल, जो कि अभी बहुत ज़्यादा नया आया है. और रादर यू कैन यूज़ कोकोआ पॉड्स. कोकोआ पॉड्स ऐसा समझ सकते हो आप कि कोकोआ पॉड्स आर स्मॉल पॉड्स. लाइक पॉड्स कैन बी अंडरस्टूड एज आई वुड से पॉड्स आप ऐसे सोच सकते हो कि स्मॉल फोल्डर्स होते हैं जिनके अंदर कुछ कुछ डेटा होता है ना. ये अब जैसे इसमें कोकोआ पॉड्स में अगर मैं आपको एक दिखाऊं, तो CL टाइपिंग लेवल करके एक होता है, जो मैंने अभी रिसेंटली यूज़ किया था अपने प्रोजेक्ट में. तो CL टाइपिंग लेवल कुछ इस तरह का एनिमेशन इफेक्ट देता है ना. अब आप ये इस पॉड को अगर इंस्टॉल कर लेते हो अपने प्रोजेक्ट में, सो विदाउट राइटिंग द कोड फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, है ना. अब सोचो इतनी सी एनिमेशन का कितना बड़ा कोड होगा. उस कोड को लिखने से बचने के लिए हम क्या करते हैं, कोकोआ पॉड्स का यूज़ कर सकते हैं. एंड दीज आर थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज, और इसी को हम कोड रीयूजेबिलिटी कहते हैं, जो कि ऐप डेवलपमेंट में आपको बहुत ज़्यादा यूज़ होगी. So you can't write everything from scratch, right? You have to use something. तो these are cocoa pods. इनको कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो अभी के लिए हमारा इशू नहीं है ना, क्योंकि cocoa pods को यूज़ करने के लिए अपने आप पे एक लर्निंग चाहिए. Yes Athar, you have any doubt? हेलो. आई गेस वैसे ही रह गए, कोई बात नहीं, ठीक है. तो इस तरह CL टाइपिंग लेवल हो गया. वैसे डिफरेंट पॉड्स होते हैं आपके पास, आप उन डिफरेंट पॉड्स को यूज़ कर सकते हो फॉर योर ऐप. सिमिलरली आप फायरबेस के ये जो मॉड्यूल्स हैं, इनको भी आप कोकोआ पॉड्स का यूज़ करके इंस्टॉल कर सकते हो, और अदर स्विफ्ट पैकेज मैनेजर का भी यूज़ कर सकते हो. हालांकि कोकोआ पॉड्स का अभी ज़्यादा यूज़ इसलिए किया जा रहा है बिकॉज दिस इज़ लाइक, है ना, जैसे बीटा होता है ना हर चीज़ का,
वैसे ही है वो, क्योंकि फायरबेस इज मेड बाय गूगल एंड स्विफ्ट पैकेज मैनेजर इज समथिंग विच इज बीइंग रिलेटेड टू एप्पल। तो एप्पल और गूगल साथ में मुश्किल है थोड़ा, तो बस वही बात है। तो एरर्स ना आए इसलिए यू यूज़ कोकोआ पॉड्स, ठीक है। सो दिस वाज कंप्लीट फायरबेस, जो मैंने आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है। नाउ करियर एज एन iOS डेवलपर, ठीक है। तो क्योंकि मेरा भी करियर अभी चल ही रहा है, सो आई डोंट हैव दैट मेनी डीप इनसाइट्स, है ना। बाकी लेकिन जो मैंने iOS डेवलपमेंट जैसे स्टार्ट करा है, और जिनको मैं जानता हूँ जो ना iOS डेवलपमेंट स्टार्ट करा है, तो उन्होंने हमेशा फ्लाइंग कलर्स ही देखे अपने करियर में। उसका रीज़न मैं आपको बहुत सिंपल सा बता देता हूँ। वैसे तो एज ए डेवलपर अगर आप बाहर जाते हो, तो आपको, जब बाहर मतलब आउट ऑफ इंडिया जाते हो, तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ऑलरेडी मिल जाएंगी, क्योंकि डेवलपर्स की कमी है बाकी देशों में एज़ कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया में काफ़ी डेवलपर्स हैं, बीइंग गिवन कि हमारी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। बट एज एन iOS डेवलपर, क्योंकि हर एक कंपनी iOS के लिए ऐप बना रही है। फॉर एग्जांपल, मैं ये जो ऐप यूज़ कर रहा हूँ, दिस इज़ पीपीटी, राइट, है ना। माइक्रोसॉफ्ट देता है ये पीपीटी का जो ऐप है, मैं दिखा देता हूँ। दिस इज़ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। एंड इवन जो हम यहाँ पर वो कर रहे हैं, जो मीटिंग कर रहे हैं, दैट इज़ ऑन माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। बट ये एप्पल के मैकओएस सिस्टम पे रन हो रहा है। तो ये सोचो, ये कोई ना कोई iOS वाले बंदे ने या फिर कोई एप्पल वाले बंदे ने डेवलप करा होगा। उसके लिए ऑब्वियसली माइक्रोसॉफ्ट को किसको हायर करना पड़ा होगा? कोई iOS डेवलपर को हायर करना पड़ेगा, अगर वो फ़ोन पे चलता है तो। और अगर मैकओएस पे चलता है तो वो मैकओएस डेवलपर को हायर करना पड़ा होगा। तो करियर की अगर मैं बात करूँ, तो आपके पास इमेंस अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं iOS डेवलपर की। इंटर्न्स की पोजीशन आपके पास हमेशा ओपन रहती है। बस आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, रेलेवेंट टाइम होना चाहिए जो आपको देना पड़ेगा एज़ फॉर iOS डेवलपमेंट, क्योंकि इंडिया में iOS डेवलपमेंट का थोड़ा सा अभी नोन फैक्टर कम है ना। क्योंकि ऐप्स जो होते हैं iOS के, वो मतलब हर कंपनी ये फोकस करती है कि हम एंड्रॉयड में पहले अपना ऐप डिप्लॉय करें। इन इंडिया में, इंडिया की बात कर रहा हूँ, उसका रीज़न यही है कि इंडिया की जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो अभी एंड्रॉयड यूज़ कर रही है एज़ कम्पेयर टू यूरोप एंड अमेरिका, जहाँ पे एप्पल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल है आपके लिए, लेकिन जहाँ पर है वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर गेटिंग पेड एज एन एंड्रॉयड डेवलपर 7 to 8K, then in the meantime you will get paid up to like 15 to 20K as an iOS developer for an intern, है ना। सिमिलरली अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस 1-2 साल का, यू हैव वर्कड इन टू डिफरेंट कंपनीज, और आप एंड्रॉयड डेवलपर हो, तो वहाँ पे अगर आपको 20K मिलता है, तो रादर आपको iOS डेवलपर में 40K मिल जाएगा। सो दिस इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन iOS एंड अदर नेटिव ऐप डेवलपमेंट्स। जैसे कि हमने यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन कर रखा है, एज एन iOS डेवलपर यहाँ पे आपके पास डिफरेंट करियर ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया, एज ऐप डेवलपर, देन इज फ्रंट एंड iOS डेवलपर एंड बैक एंड iOS डेवलपर। फ्रंट एंड iOS डेवलपर यूजुअली UI UX को डेवलप करते हैं, whereas बैक एंड iOS डेवलपर्स आपके बैक एंड को डिज़ाइन करते हैं। बैक एंड में क्या हो गया, जैसे आपका API फॉर्मेशन हो गई, APIs कैसे बनती हैं। अभी तक तो हम नेटिव APIs को यूज़ कर रहे हैं ना, जो APIs पहले से बनी हुई हैं, गूगल ने बना के दे दी, वेदर की हमने यूज़ कर ली। जैसे ओपन वेदर करके एक वेबसाइट है, वहाँ पे आपको वेदर की API मिल जाती है, जो आपको हर लोकेशन की वेदर दे देती है। अब वो API अगर आपको खुद बनानी है, दैट इज़ बैकएंड, ठीक है। iOS में आप गेम डेवलपमेंट कर सकते हैं यूजिंग स्प्राइट किट एंड ऑल, एंड यूनिटी का भी यूज़ कर सकते हैं। यूनिटी इज़ वन ऑफ द बेस्ट गेम डेवलपमेंट टूल्स अवेलेबल इन द मार्केट। देन iOS का UI UX डिज़ाइन में मैंने आपको बता ही दिया है। देन iOS आर्किटेक्चर, नाउ देयर आर डिफरेंट architectures in iOS as well as in Flutter app development. There are MVC architecture, that is model view controller, then there is model view controller architecture. तो ये कुछ आर्किटेक्चर्स होते हैं iOS में, जहाँ पे आप अपने कोड बेस को ऑप्टिमाइज करना चाहते हो। जैसे अगर कंपनी का बहुत बड़ा कोड बेस है, तो इट वुड वांट कि हमारा जो कोड बेस है वो कुछ इस तरह हो कि हम चीज़ों को रीयूज़ कर पाएँ। सो हम मॉडल्स बनाते हैं, हम व्यूज़ बनाते हैं। व्यूज़ को आप ऐसे ले सकते हो जैसे आपकी UI एलिमेंट्स हो गए, है ना। आपकी UI को आप व्यू में रख दोगे, मॉडल में आप क्या चीज़ें रख दोगे, जो आपका डेटा एंड ऑल है। कंट्रोलर में क्या होगा, ब्रेन ऑफ द ऐप। तो कंट्रोलर में वो चीज़ होंगी, जैसे अगर आपने बटन दबाया तो आप कौन सी स्क्रीन पे लेके जाना है, दैट इज़ द वर्क ऑफ कंट्रोलर्स, है ना। तो MVC पैटर्न्स को अगर आपको डिप्लॉय करना है, सो दैट इज़ अ फील्ड ऑफ स्टडी इन इटसेल्फ। वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, एल्गोरिदम्स को ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा। तो वो भी आप कर सकते हो एज एन iOS डेवलपर। तो अब एक बार रोड मैप देख लेते हैं। तो रोड मैप पे, ये जो रोड मैप है पर्सनली डिज़ाइन बाय मी है, जो मैंने अपनी जर्नी में सीखा है। सबसे पहले यू हैव टू लर्न द बेसिक, यू शुड लर्न अबाउट एक्सकोड्स एनवायरनमेंट। एक्सकोड अपने आप में छोटा नहीं है, एक्सकोड इज़ अ वेरी बिग थिंग, है ना। जैसे अगर मैं आपको कोई अपना ऐप, एक जैसे BMI कैलकुलेटर जो मैंने एक टाइम पे बनाया था, वो खोल के दिखाता हूँ, ठीक है। सो अगर आप इसमें देख सकते हो ना BMI कैलकुलेटर में, तो आपको दिख रहा होगा कि
इतनी सारे टूल्स हैं यहाँ पे, है ना, कुछ टूल्स यहाँ पर भी हैं, देन ये भी है ऐप डेलीगेट, जैसे मैंने आपको बताया था दिस इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू इम्प्लीमेंट, तो ये ऐप डेलीगेट उनमें से एक है। देन यू हैव सर्च बार्स, मतलब बहुत कुछ है इसमें, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी ओवर द टाइम, यू विल गेट टू नो अबाउट द एट्रीब्यूट टूल, यू विल नो अबाउट द क्लॉक टूल, है ना। ये सब चीज़ें आपको धीरे धीरे, एंड दिस इज़ बेस्ड ऑन द मॉडल व्यू कंट्रोलर, जैसे मैंने आपको बताया। सो दीज आर द ब्रेन ऑफ द ऐप, ओके, ये ब्रेन है आपका। दिस इज़ द मेन डॉट स्टोरी बोर्ड, जहाँ पे आपका ऐप कुछ UI आप डिज़ाइन करते हो, एंड दीज आर द मॉडल ऑफ द ऐप। तो ये मॉडल है आपका जिसमें डेटा वेटा सब कुछ स्टोर रहता है। यू हैव इम्प्लीमेंटेड सम फंक्शंस, however these functions will be called inside all those brain of the app that are the controllers, right? तो इस तरह से कुछ ऐप डेवलपमेंट रहती है, एंड दिस इज हाउ यू डू थिंग्स। तो यू हैव टू लर्न अबाउट Xcode, स्विफ्ट लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। ऋतिक पांडे, यू हैव एनी डाउट? हेलो, नो इशू, ठीक है। तो जैसे स्विफ्ट हो गया, देन आपका गिटहब के बारे में आपको बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। सो गिटहब क्या होता है? गिटहब इज़ एन ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म अगेन, जहाँ पे आप अपने ऐप्स को डिप्लॉय कर सकते हो। यू कैन शो ऑफ योर वर्क। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इंडिया में बैठा हुआ हूँ एंड आई एम डेवलपिंग एन ऐप फॉर अ US क्लाइंट, और US वाले क्लाइंट को उसका ऐप चाहिए, सो व्हाट आई विल डू इज आई विल पुट ऑल माई कोड, ऑल माई फाइल्स इनटू गिटहब रिपोजिटरीज। सो देयर आर डिफरेंट रिपोजिटरीज इन गिटहब एज वेल। रेपोज हम उनको कहते हैं, एक फोल्डर काइंड ऑफ आप समझ लो, वहाँ पे आप अपने ऐप को पब्लिश कर सकते हो, एंड बाद में जो भी कोई होगा वो आपके ऐप को वहाँ से डाउनलोड कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ APK फॉर एंड्रॉइड, एंड फॉर iOS दे कैन डाउनलोड द कंप्लीट फ्रेमवर्क ऑफ Xcode एंड दे कैन रन द ऐप ऑन द स्टिमुलेटर्स, ठीक है। देन ये तो हो गई आपकी बेसिक्स की बातें। देन इज द फाउंडेशन। फाउंडेशन में 3 मेन चीज़ें होती हैं: नेटवर्किंग, जेसॉन पार्सिंग एंड MVC आर्किटेक्चर इम्प्लीमेंटेशन। नेटवर्किंग में आपका हो जाता है जो कि आप नेटवर्क्स बनाते हो। फॉर एग्जांपल, यू क्रिएट अ सेशन, है ना, सेशन में कुछ टास्क असाइन करते हो आप, जैसे एक सेशन इज लाइक अ वेब ब्राउजर, और वेब ब्राउजर को आपने कोई टास्क दे दिया, दैट इज द URL, है ना। नाउ उस URL को सर्च करके जो इन्फॉर्मेशन आपको अपने वेब ब्राउजर पे दिख रही है, दैट इज काइंड ऑफ नेटवर्किंग, है ना। तो वैसे ही iOS डेवलपमेंट में क्या होता है, you have a API link, you have your API key that is specific to every person। आपने क्या करा, उसके लिए एक सेशन बनाया, उसके लिए एक टास्क बनाया, वो API का लिंक आपने उसमें सेंड करा, और वो जो डेटा फेच करके लेके आए हो, दैट इज कंप्लीट नेटवर्किंग। तो वो नेटवर्किंग में आप सीखोगे। जेसॉन पार्सिंग इज, जेसॉन इज लाइक अ फाइल जो वेब ब्राउजर में आपके खुल जाती है। उस जेसॉन में आपके पास सारा डेटा होता है ना। अगर आप जेसॉन की, अगर आपने कभी फाइल देखनी है तो अभी हम देख लेंगे थोड़ी देर में। तो जेसॉन में क्या होता है, सारा डेटा खुल जाता है, आप उस डेटा को पार्स करते हो। हाँ, पार्स मतलब क्या होता है, ट्रेवर्स करते हो। ट्रेवर्स भी अगर किसी को समझ नहीं आता तो एक एक करके डेटा के पास जाते हो, डेटा पॉइंट्स को उठाते हो और अपने आप में दिखाते हो, एंड दिस इज नोन एज जेसॉन पार्सिंग। और MVC मैंने आपको जैसे बता दिया, मॉडल व्यू कंट्रोलर आर्किटेक्चर होता है। ये इंप्लीमेंट करना अपने आप में एक कला बोल सकते हो, फील्ड बोल सकते हो। तो ये भी आपको एज अ फाउंडेशन कोर्स में सीखना पड़ेगा। देन आर द UI एलिमेंट्स। UI एलिमेंट्स में स्विफ्ट UI एंड UI किट होता है, जैसे मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन दे दिया दोनों का। देन इज परसिस्टेंस में अगर बात करें हम, तो iCloud एंड Firebase। iCloud इज द नेटिव क्लाउड प्लेटफॉर्म फॉर एप्पल। एप्पल सब कुछ अपना नेटिव बनाता ही बनाता है। Firebase इज समथिंग विच इज गिवन बाय गूगल। iCloud इज पेड, Firebase इज फ्री। देन आर द प्रोजेक्ट्स। कुछ बेसिक प्रोजेक्ट्स आपको बनाने पड़ेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया BMI कैलकुलेटर हो गया, IMRich ऐप हो गया। ये सब बेसिक ऐप अगर आप बना लोगे, सो वो आपके एक बेसिक ऐप्स का पोर्टफोलियो आपका कंप्लीट कर लेगा, जिसमें आपको समझ आ जाएगा कि एवरेज डेवलपमेंट काम कैसे कर रही है। एडवांस में you use Firebase, then you use Cocoa Pods, then you use MVC architecture, Swift UI packages, deep understanding of Stack Overflow, है ना, कि stacks कैसे काम कर रहे हैं यहाँ पे, APIs कैसे काम कर रही हैं, वो सब आपको वहाँ पे सीखना पड़ता है। एंड देन यू हैव टू फाइनली स्किल्स को अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना होता है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया SIH जैसे एक हैकाथॉन है, वहाँ पे मैं पार्ट ले रहा हूँ, ऐसे आप डिफरेंट हैकाथॉन्स में पार्ट ले सकते हो। देन आप डिफरेंट इंटर्नशिप्स में अप्लाई कर सकते हो, वहाँ पे जाके आप इंटर्न कर सकते हो और वहाँ पे जाके चीज़ें इंप्लीमेंट कर सकते हो रियल लाइफ में। सो इट वुड बी रियली ग्रेट, है ना। तो कुछ इस तरह का रोड मैप है iOS डेवलपमेंट का, देख सकते हो पूरा। और iOS डेवलपमेंट मैं कहूँगा ईजीएस्ट डेवलपमेंट है, सीखने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि iOS डेवलपमेंट ज़्यादा ब्रॉड है उससे, फ्लटर से और बाकी नेटिव डेवलपमेंट से। रीज़न बीइंग क्योंकि इसमें अपनी लाइब्रेरीज ही इतनी है। एप्पल हैज़ बीन डेवलपिंग थिंग्स फ्रॉम लाइक सिंस 2000 है ना, 90s से वो डेवलप कर रहा है अपनी चीज़ें। तो वो काफ़ी बड़ा एक कोड बेस हो सकता है। एप्पल ने इवन अपनी एक बहुत बड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन भी लिखी है, दैट इज़ एप्पल डॉक्यूमेंटेशन फॉर द developers. If we could see that, Apple developer docs,
सो दिस इज द एप्पल डेवलपर डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ पे एप्पल ने सारी चीज़ों के बारे में बता रखा है ना, कि कैसे कैसे आप कोड कर सकते हो। विजन ओएस क्या होता है, नाउ दिस इज समथिंग न्यू व्हिच हैज कम अप। स्विफ्ट क्या होता है, यू कैन लर्न अबाउट स्विफ्ट, है ना। स्विफ्ट डेटा क्या होता है, फ्रेमवर्क्स कौन कौन से नए आए हैं, सी हाउ मेनी फाइल्स आर देयर, है ना। देख सकते हो आप लोग ये कितनी सारी, मतलब कितनी सारी मॉड्यूल्स हैं, इन सबको पढ़ना एंड देन तो वो पॉसिबल नहीं होता किसी भी डेवलपर के लिए। जो अच्छा लग रहा है वो उठाओ और यूज़ कर लो। इस तरह से कुछ चीज़ें चलती हैं हमारी ऐप डेवलपमेंट के अंदर। तो आई होप ये सब चीज़ें सबको समझ आई होंगी। अब हम बनाएंगे एक बढ़िया सा ऐप, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि मैं जिसके उससे पास, पहले एक श्योर, डाउट्स हैं, कुछ बच्चों के डाउट्स बिल्कुल बिल्कुल, किसी के भी हैंड रेज तरह कर के लो, doubt। हम माइक इनेबल कर देंगे। हाँ रवि सिंह, तुम पूछ सकते हो। Hello, हाँ जी यार, हेलो, हाउ आर यू? I'm fine. Thank you for the wonderful session that has been is being going on. It is truly wonderful. I थैंक यू। wanted to ask that अगर मेरे को iOS डेवलपमेंट करनी है तो मेरी सिस्टम की क्या-क्या स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए जिससे सो मैं ये कर सकूं? फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव अ मैक और यू हैव अ विंडोज लैपटॉप? I have a Windows. You have Windows, right? So I guess 8 GBs of RAM would like if you have to develop something like a proper app जिसमें बहुत सारी functionalities हैं, then I would say prefer 8 GBs at least. अगर नहीं है उतना तो 4 GBs भी चलेगा, बट 4 GBs में काफ़ी बेसिक एप्स इम्प्लीमेंट होंगे और इम्प्लीमेंट होते हुए भी उनको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना। क्योंकि यू हैव टू फर्स्ट डाउनलोड द वर्चुअल मशीन में देन आपको अपने जो OS है वो डालना पड़ेगा, जो कि आपका वर्चुअल OS होगा, जैसे मैक OS एंड ऑल हो गया, वो आपको डालना पड़ेगा। एक्सकोड उसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो उसमें थोड़ा सा आपका वैसे ही मेमोरी यूज़ होने वाला है ना। थोड़ी सी CPU पावर, GPU पावर यूज़ होने वाली है, एंड देन आपको उसमें ऐप डेवलपमेंट भी करना है। तो आई वुड से 8 GBs ऑफ रैम वुड बी कम्प्लीटली ओके। एंड i3 10th जनरेशन के ऊपर आप कुछ भी ले लो, दैट इज़ ऑल्सो गुड। i5 भी 10th जनरेशन एंड i7 भी 10th जनरेशन के आसपास का आप ले सकते हो। लाइक i7 तो फिर भी चल जाएगा 9th तक का, बट आई वुड से i3 में अगर आप जा रहे हो तो 11 12 13 जनरेशन तक आ गया अब तो वो सब आप यूज़ कर सकते हो। तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा। एनीथिंग एल्स? Thank you. No, thank you. थैंक यू। नेक्स्ट सर, आपका माइक मैं अलाउ कर रहा हूँ। यू कैन आस्क योर डाउट एंड अनम्यूट योरसेल्फ। थैंक यू। भैया ये जो सेशन है इसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो सकती है? मेरे नेटवर्क हाँ। काफी दिक्कत था। मैं रिकॉर्ड कर रहा कहाँ पे हूँ। अवेलेबल होगा? मैं एक काम करूँगा, ड्राइव पे डाल दूंगा एंड यू कैन सी थ्रू दैट। ओके, थैंक यू। थैंक यू। या देखो, किसी को भी डाउट है ना, वो बेझिझक होके पूछो एकदम। आर्यन गोयल, आप माइक अपना ऑन कर सकते हो। Can we get this PDF? हाँ, ये जो PPT है, जी PPT हाँ हाँ, sir. क्यों नहीं मिलेगी यार, सब मिलेगा, सब मिलेगा। सेशन के बाद Okay, thank you. फॉरवर्ड हो जाएगी। किसी को भी किसी भी चीज़ का डाउट है यार, ज़रूर पूछ लेना, ठीक है। कोई भी ऐसी शर्माने वाली बात नहीं है ना। वी ऑल इन द लर्निंग स्टेज, तो हम पूछ सकते हैं। अविक्षित त्रिवेदी, आप पूछ सकते हो अपना डाउट। हाँ हेलो भैया, मेरा डाउट ये था कि मतलब जैसे आपने जो सेशन लिया है तो आपको इसके रिसोर्सेज के बारे में मतलब कैसे पता चला था अपने टाइम पे? यार देखो, जैसे मैंने बताया ना, मेरा स्टार्टिंग में ऐसा था कि एप्पल का मैकबुक ले लिया, देन घर वालों से जैसे भी लड़ झगड़ के ले लिया। उसके बाद मेरे को ऐसा था कुछ एक्सक्लूसिव चीज़ें करनी है इसमें जो कि सब लोग ना कर सकें, है ना। एप्पल लिया है तो कुछ प्रीमियम प्राइस दी, तो कुछ प्रीमियम चीज़ें हमें करनी चाहिए। तो मैंने जब स्टार्ट किया था, मैंने एंजेला यू का कोर्स लिया था यूडेमी से, ठीक है। एंजेला यू का कोर्स आप कर सकते हो, पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। 15th या 16th मॉड्यूल तक आप उनका कोर्स कर सकते हो, ठीक है। दैट इज़ मोर देन इनफ। बाकी कोड डेटा वगैरह यू हैव टू लर्न योरसेल्फ, है ना। उनके उससे सीख के ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। अगर रिसोर्सेज की बात करूँ, कैसे अगर आपको चीज़ें पहले एक्सप्लोर करनी है रादर देन फर्स्ट बाइंग द कोर्स खरीदने से पहले, द बेस्ट थिंग इज़ एप्पल डॉक्यूमेंटेशन। जैसे मैंने आपको बताया, एप्पल की डेवलपर डॉक्यूमेंटेशन वो बेस्ट जगह है जहाँ से आप iOS के बारे में पढ़ सकते हो। वहाँ पे जाओ, iOS डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ो, कैसे चीज़ें बनी हैं, उन पर थोड़ा टाइम स्पेंड करो,
तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि वो चीज़ें आपके लिए मैटर कर रही हैं, मतलब थोड़ी इंपॉर्टेंट आपको समझ आ रही हैं या नहीं आ रही है। नहीं आ रही है तो आप फ्लटर की तरफ मूव कर जाओ और ना iOS की तरफ रहो, वहाँ पे सब कुछ है। एप्पल डॉक्यूमेंटेशन में सब कुछ है ना, जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते वो भी है। तो सोचो अगर 20-20 साल भी लोग डेवलप करके ऐप्स अगर एप्पल डॉक्यूमेंटेशन पे जा रहे हैं तो मतलब उसमें है कुछ, उसमें कुछ बात है, तभी वहाँ पर लोग जा रहे हैं सीखने, है ना। तो मैं कहूँगा एप्पल डॉक्यूमेंटेशन इज़ द बेस्ट प्लेस। एनीवन एल्स? कंटिन्यू करते हैं भैया सेशन। श्योर। तो एक ऐप अब हम बना लेंगे, ठीक है, जो थोड़ा सा डायनामिक सा ऐप होगा वो हम बनाएंगे एंड देखते हैं कि इस ऐप को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। सो स्टार्ट कर रहे हैं जिसके पास भी मैक ओएस है, क्योंकि विंडोज़ वाले तो ऑब्वियसली अभी इम्प्लीमेंट कर नहीं सकते हैं। जिसके पास भी मैक ओएस है वो अभी मेरे साथ ऐप बनाना स्टार्ट कर सकता है और उसका बन भी जाएगा। अभी मैं गारंटी देता हूँ, किसी को कोई भी प्रकार का डाउट आ रहा है हैंड रेस करेगा, मेरे टीममेट्स उसका माइक ऑन कर देंगे एंड वो पूछ सकता है अपना डाउट, ठीक है। देखते हैं, आ जाओ। पार्थ मेरी स्क्रीन विजिबल है? हाँ भैया विजिबल है। गूगल दिख रहा है ना? हाँ हाँ दिख रहा है, फायरबेस दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, डन है। तो सबसे पहले तो एक्स कोड को मैं ओपन कर लेता हूँ। एक्स कोड जैसे मैंने बताया था IDE है फॉर डेवलपिंग एन iOS ऐप। एक्स कोड को मैंने ओपन किया, 3 मेन ऑप्शंस आते हैं आपके सामने। पहला आता है क्रिएट एन न्यू एक्स कोड प्रोजेक्ट, सो दैट इज ऑब्वियसली एनीथिंग यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। देन सेकंड इज क्लोन एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। क्लोन कैसे करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया गिटहब पे जाके आप क्लोन कर सकते हो प्रोजेक्ट्स को। कुछ डेवलपर्स होते हैं उन्होंने अपने ऐप्स पहले से पब्लिश करे होते हैं फॉर यू टू लर्न या फिर फॉर यू टू सी कि उन्होंने कैसी चीज़ें इंप्लीमेंट करी हैं, वो आप चीज़ें क्लोन कर सकते हो। दूसरा फ़ायदा क्लोन करने का ये होता है, जैसे मैंने आपको बताया यूएस में मेरा कोई क्लाइंट बैठा है, उसने कुछ थोड़ा सा ऐप डेवलप कर रखा है एंड ही वांट्स कि मैं कुछ उसमें फीचर्स ऐड करूँ, तो वो अपना ऐप गिटहब पे डिप्लॉय कर देगा। आई कैन क्लोन द ऐप फ्रॉम देयर, आई कैन डाउनलोड इट ऑन माई सिस्टम एंड आई कैन implement the features and then I can open a project or a file that has been previously made by me. For example, यहाँ पे जो apps बने हुए हैं वो भी मैं open कर सकता हूँ, but for now we are creating a new Xcode project, so that is why we'll click on this. Now जैसे आप ये करोगे आपके पास एक टॉगल विंडो आएगी सामने, है ना, उसमें लिखा होगा चूज टेम्पलेट फ्रॉम योर न्यू प्रोजेक्ट। देखो अब इसमें क्या रहता है, आपको मैक ओएस के लिए ऐप बनाना है, वॉच ओएस जो घड़ी होती है एप्पल की, टीवी ओएस एप्पल का टीवी। तो इन तीनों पे अगर आप मेनली फोकस करोगे तो इनके लिए आप ऐप्स बना सकते हो, ठीक है। देन आप iOS के लिए भी ऐप्स बना सकते हो एंड देन आप मल्टी प्लेटफॉर्म भी बना सकते हो, जो कि जैसे फ़ोन पे भी चलें, वॉच पे भी चलें एंड इस पे भी चलें। उसकी थोड़ी फ्रेमवर्क्स डिफरेंट हो जाते हैं, बट फॉर नाउ वी आर डेवलपिंग एन iOS ऐप and we will only select the app wala icon. We will not select document app, game app, augmented reality app, that is AR, augmented reality AR होता है, AR VR अगर किसी ने सुना हो तो। देन ऐप प्लेग्राउंड हम ऐसा कुछ भी सिलेक्ट नहीं करने वाले वाई, क्योंकि हम नहीं चाहते कि एक्सपोर्ट कुछ भी हमारे ऐप के बारे में पहले से सोच के रखे कि हम क्या बनाने वाले हैं, कि वो गेम बनने वाला है, ऑगमेंटेड रियलिटी ऐप बनने वाला है। इट्स जस्ट एन ऐप, हमने iOS को बता दिया एंड विल जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट। आफ्टर दैट इट विल आस्क यू अबाउट द प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम में आप कुछ भी डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर मेकिंग एन ऐप, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं अगर हम कोई जैसे लेट्स से आपका मतलब यूजुअली यू हैव टू गिव द प्रोडक्ट नेम, मतलब क्या होता है कि आपका ऐप का नाम क्या है। यूजुअली प्रोडक्ट नेम वैसे थोड़ा सा डिफरेंट होता है ऐप के नाम से, बट फॉर नाउ वील से प्रोडक्ट नेम या फिर प्रोजेक्ट नेम आप उसको कह सकते हो। सो विल जस्ट से माई सेशन, ठीक है। इसमें हमने माई सेशन ऐप कर दिया। यू कैन ऑब्वियसली ऐड सम टीम्स, जो कि आपके एक्सकोड में टीम्स बन जाती हैं, तो मल्टीपल पीपल कैन इम्प्लीमेंट द कोड टुगेदर, है ना। यहाँ पे आप ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफायर होता है। ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफायर इज समथिंग लाइक यूनिक टू यू। जब भी आप ऐप पब्लिश करते हो ऐप स्टोर पे, तो एक ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफायर होता है जो कि आपके नाम के साथ आपके साथ जुड़ा होता है, ताकि ये पता लगे कि किसने ऐप डेवलप करा है। यहाँ पे यूजुअली ये लोग अपनी वेबसाइट्स को डालते हैं, बट फॉर नाउ व्हाट विल डू इज हम अपना आगे प्रोजेक्ट नेम डाल देंगे इसमें एंड विल डू लाइक दिस। तो बंडल आइडेंटिफायर इससे बन जाता है। बंडल आइडेंटिफायर helps to identify your app uniquely inside your वो
इनसाइड योर एक्सकोड सॉरी ऐप स्टोर। तो ऐप स्टोर में जैसे अगर आप जाओगे तो वहाँ पे आपको डिफरेंट बंडल आइडेंटिफायर्स वाले ऐप मिल जाएंगे। इंटरफेस वी आर नॉट चूजिंग स्विफ्ट यूआई, जैसे मैंने बताया, बिकॉज स्टोरीबोर्ड इज प्रीमेच्योर, देन हेंस वी आर चूजिंग स्टोरीबोर्ड। For language, we are not choosing Objective-C, we are choosing Swift because it is more preferred. We are not using the core datas. What is core data? जैसे मैंने बताया ML के कुछ मॉडल्स होते हैं, you can implement the core data applications later जब आप सीख जाओगे चीज़ों को। Neither we are including the test because we don't have to test that application anyways. We'll just click on next. Now वो आपसे पूछेगा कि आपको ऐप अपना कहाँ सेव करना है। I usually save my app inside the iOS dev folder. I'll just save it here. And I'll just click on create और आपका एक ऐप बन जाएगा। वही कह रहा है git repository आपकी creation field हो गई, because I've done something like this कि मैंने अपना जो Xcode है वो लिंक कर रखा है GitHub से। So whenever मैं कोई ऐप implement करता हूँ उसकी रेपो ऑटोमेटिकली GitHub पे बन जाती है, जो कि अभी नहीं बन पा रही है बिकॉज मैंने लॉग आउट कर रखा है। सो विल नॉट लुक इनटू दैट और हम इसको कैंसिल पे प्रेस कर देंगे। तो ये आपका एक सिंपल सा प्रोजेक्ट अभी बन चुका है Xcode के अंदर। आई अर्ज एवरीवन कि वो अपने Xcode के एनवायरनमेंट को कभी भी फुल स्क्रीन ना रखें। रीज़न बीइंग आपके पास ये फाइल्स के ऑप्शन एक तो विजिबल नहीं रहते हर समय। दूसरी बात, यू कांट ड्रैग एंड ड्रॉप थिंग्स है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे फाइंडर को लेके आऊँ, सो आई कैन डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप थिंग्स लाइक दिस, है ना। लेकिन अगर आपके पास ये फुल स्क्रीन है तो यू कांट डू इट, है ना। जैसे ये दूसरी स्क्रीन पे चला जाएगा, तो दैट इज़ वाई कीप इट लाइक दिस, ठीक है, जिसमें ऊपर से ये टूल बार विजिबल हो रहा है। आई होप समझ आ गया होगा। यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूँ, सब कुछ नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि ऑब्वियसली Xcode अपने आप में बहुत वास्ट है। जैसे जैसे आप चीज़ें सीखते हो आपको समझ आने लग जाती हैं। माई सेशन आपका जो आपको प्रोजेक्ट की जो फाइल होती है वो कुछ इस तरह दिखती है, जहाँ पे ए लिखा हुआ है ना, दैट इज़ द सिंबल फॉर ऐप स्टोर। वो कुछ इस तरह दिखता है। डेस्टिनेशन की बात करें तो SDKs जो बनते हैं आपके एप्लीकेशंस के लिए, वो अभी मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ मैक और iPad। अगर आपको इन दोनों के लिए नहीं करने देन यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द सब्ट्रैक्शन बटन आफ्टर सिलेक्टिंग द पर्टिकुलर डिवाइस। मिनिमम डिप्लॉयमेंट क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया एंड्रॉयड 1 से लेके एंड्रॉयड 11 तक जो भी अभी तक आ गया, किटकैट वगैरह आते थे पहले से, अब तो एंड्रॉयड 11 12 पता नहीं कितना कहाँ तक आ गया है। तो वैसे ही वहाँ पे जैसे अगर आपने कोई एंड्रॉयड के लिए ऐप बनाया और आप चाहते हो कि कम से कम तो एंड्रॉयड 11 पे चले या उसके ऊपर के फ़ोन पे चले, उससे नीचे वाले फ़ोन पे मेरा ऐप ना चले, तो सिमिलरली iOS 16.4 मेरा मिनिमम डिप्लॉयमेंट सेट है। मैं इसको iOS 13 कर देता हूँ जस्ट फॉर कर्टेसी। जिसके पास भी iOS 13 होगा, एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड अपडेटेड होगा iOS 13 तक या उसके बाद तक, वो सब इस ऐप को यूज़ कर पाएंगे जो अब मैं डेवलप करने जा रहा हूँ, ठीक है। ऐप कैटेगरी में मैंने कुछ भी सिलेक्ट नहीं करा, यू कैन सिलेक्ट एनी ऑफ दीज। मैंने अभी तक कुछ भी सिलेक्ट नहीं करा। डिस्प्ले नेम में भी मैं कुछ नहीं करा। बंडल आइडेंटिफायर तो मेरा देख सकते हो, जो कि मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था। फ़ोन ओरिएंटेशन क्या होती है, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप लेफ्ट, लैंडस्केप राइट, कि आप अपने फ़ोन को जैसे अगर फ़ोन में ऐप यूज़ करते हो ना, तो जब हम उसको ऑटो रोटेट पे रखते हैं, हम लेफ्ट में मूव करते हैं, तो देखा है ऐप पूरा लेफ्ट में आ जाता है, राइट में आ जाता है। सो दैट इज़ द डिप्लॉयमेंट इन्फो। हम पोर्ट्रेट में रखेंगे, लैंडस्केप में लेफ्ट या राइट में रखेंगे, इसको डिफ़ॉल्ट सेट करके रखा है हमने, सो वी वोंट टच दैट। बाकी ऐप आइकॉन से नॉन स्क्रीन में ऐसा कुछ है नहीं, ये भी सीखने वाला, सो विल जस्ट लीव इट। बिल्ड सेटिंग्स एक बार फटाफट से देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको दिख रही होंगी कि बेस SDK आपका iOS है ना। अगर किसी को अभी ये सब समझ नहीं आ रहा वाटर बेस SDK तो छोड़ दो, क्योंकि अगर हम समझाने बैठेंगे तो रातों निकल जाएंगी, बट अभी के लिए वो चीज़ें समझ आएंगी नहीं, ठीक है। बाकी कुछ इस तरह से आपका बिल्ड सेटिंग्स दिखता है। ये जब आप लेटर थोड़े डिफिकल्ट ऐप्स बनाते हो, कॉम्प्लेक्स ऐप्स बनाते हो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं बिल्ड सेटिंग्स, है ना, बिल्ड फेजेस वगैरह। बट फॉर नाउ विल लिविंग इट एज इट इज़। जनरल में हमें बस इतना ही देखना था, वाटर बंडल आइडेंटिफायर्स, मिनिमम डिप्लॉयमेंट टारगेट एंड ऑल, ठीक है। इसके बाद हम ऐप डेलीगेट को देख लेते हैं। ऐप डेलीगेट क्या होता है, ऐप डेलीगेट एक स्विफ्ट फाइल होती है। देखो जिसमें भी ये बर्ड बनी हुई है ना, बर्ड एक स्विफ्ट जो होती है ना, वो एक बर्ड होती है, असल में एक बर्ड होती है ना, रियल लाइफ में एक बर्ड होती है। तो एप्पल ने इसका यूज़ करके देखो ये बता रहे हैं हमें कि ये तीनों क्या है, स्विफ्ट फाइल्स है। और जहाँ पर भी ये पेंट ब्रश एंड पेंसिल्स बनी हुई है ना, दीज आर द UI फाइल्स। तो लॉन्च स्क्रीन कौन सी होती है, जैसे आपका ऐप खुलता है, देखा है ऊबर लिखा हुआ आता है, ऊबर जैसे आप टैप करते हो ऊबर लिखा हुआ आता है एंड देन ऊबर खुलता है। तो दैट इज़ योर लॉन्च स्क्रीन। लॉन्च स्क्रीन आप डेवलप कर सकते हो। देन यहाँ पे मेन में आप अपना UI डिज़ाइन कर सकते हो, जो आपके अंदर का UI है वो आप डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। देन आपका व्यू कंट्रोलर कुछ ऐसा दिखता है। व्यू कंट्रोलर क्या होता है, जो कि आपके व्यू को कंट्रोल करता है, नाम से ही पता लग रहा है। तो आप कुछ भी अपने बटन प्रेस करने के रिस्पॉन्स में क्या हो रहा है, वो सब आपका व्यू कंट्रोलर में जाके हम स्पेसिफाई करेंगे, ठीक है।
देन इज द सीन डेलीगेट. सीन डेलीगेट अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जब आप फायरबेस की मॉड्यूल्स वगैरह इंक्लूड करते हो देन सीन डेलीगेट का सारा काम आता है. सो विल लीव इट एज इट इज. बट स्विफ्ट फाइल होती है, ये हमको याद रखना है. ऐप डेलीगेट, सीन डेलीगेट अभी हमारे काम नहीं आएगा जब तक हम फायरबेस को यूज़ नहीं कर रहे हैं या फिर गूगल मैप्स APIs एंड ऑल को यूज़ नहीं कर रहे हैं. फॉर नाउ वी आर ओनली कंसिडरिंग द व्यू कंट्रोलर. एक चीज़ और यहाँ पे आप देख सकते हो, MVC आर्किटेक्चर इंप्लीमेंटेड नहीं है, दैट इज़ द मॉडल व्यू कंट्रोलर. यहाँ पे अभी सारी फाइल्स ऐसी की ऐसी पड़ी हैं. तो जैसे मैंने आपको बताया, पहले सारा कोड ऐसे ही बनता है, देन आप उसको MVC में कन्वर्ट करते हो. तो वो अपने आप में एक बहुत ज़्यादा बड़ा टास्क है, तो वो आप सीख सकते हो बाद में. ठीक है, अब मेन से हम स्टार्ट करेंगे. ऐप हम कुछ इस तरह बनाएंगे कि हम एक ऐसा ऐप बनाएंगे जिसमें यूज़र अपना नेम डालता है. ठीक है, और जो भी यूज़र ने नेम डाला है वो बटन प्रेस करने के बाद नेक्स्ट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाता है या नेक्स्ट स्क्रीन पे विजिबल हो जाता है. तो हो सकता है बीच में हमें थोड़े से बग्स फेस करने पड़ जाएं, है ना, क्योंकि ऑब्वियसली चीज़ें हमें याद रख के नहीं सीखनी होती हैं, चीज़ें हम सीख के समझ के सीखते हैं. तो अगर कुछ भी आप में दिक्कत आएगी, सो विल गो इनटू स्टैक ओवरफ्लो. हम उसमें देखेंगे कि लोगों ने कैसे इंप्लीमेंट करी है चीज़ें और फिर हम चीज़ों को करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, मैंने यहाँ पे जो डिवाइस ले रखा है दैट इज़ iPhone 14 Pro. यू कैन चूज़ एनी ऑफ द डिवाइसेस. अब आप बोलोगे भैया इसमें सारे डिवाइसेस क्यों नहीं है, जैसे SC थर्ड जनरेशन है, 8+ है, 6 वगैरह क्यों नहीं है? क्योंकि यार 8 जो आपका SC है ना, iPhone SC, उसका और 6 iPhone 6 का, iPhone 6s का जो रेशियो है स्क्रीन का वो सेम है. तो आप इनमें से कोई भी यूज़ कर लो, वो सारे रेशियोज़ ही कवर कर लेगा. जैसे फॉर एग्जांपल 14 Pro का रेशियो मे भी किसी और फ़ोन से मैच करता होगा, 12 से मैच करता होगा शायद, है ना, तो इसलिए वो वैसे का वैसे रखा हुआ है. जैसे iPhone 11 है ना, तो iPhone 11 का iPhone XR से मैच करता है, तो इसलिए यहाँ पे iPhone XR नहीं दे रखा, iPhone 11 दे रखा है डायरेक्टली. सो हम iPhone 11 पे बना लेते हैं फॉर नाउ, जो कि थोड़ा पुराना वर्जन है. ठीक है, तो सबसे पहले टूल्स के बारे में थोड़ा सा ज्ञान दे देता हूँ. यहाँ पे एक प्लस साइन है, प्लस साइन आपकी UI किट वाला साइन है. दिस इज़ द UI किट लाइब्रेरी. UI किट लाइब्रेरी जैसे मैंने आपको बताया था, लेबल्स होते हैं, बटन्स होते हैं, व्यूज़ होते हैं. तो यहाँ पे सारी चीज़ें होती हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं. आपको स्क्रॉल बार लगाना है अपने ऐप के अंदर, तो ये सब आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो. तो फॉर नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर क्रिएटिंग अ लेबल, जहाँ पे हम यहाँ पे ऐप के बारे में कुछ थोड़ा सा लिख लेंगे, है ना. एंड देन व्हाट इज़ योर नेम ऐसे लिख देंगे यहाँ पे, व्हाट इज़ योर नेम. यूज़र यहाँ पे कुछ भी देख सकता है स्क्रीन में, एंड देन वो बटन प्रेस करेगा तो नेक्स्ट स्क्रीन पे जा सकता है. हम कुछ ऐसा कर लेंगे, कुछ इमेज भी अभी इनकॉर्पोरेट करके दिखाएंगे. ठीक है, सबसे पहले तो इसका जो कलर है, बैकग्राउंड का कलर है, वो हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं. वाइट बैकग्राउंड अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसके लिए जो मैं रिकमेंड करूँगा आपको, एक वेबसाइट है कलर पैलेट. अगर आप वेबसाइट डेवलपर हो, है ना, तो आपको पता होगा कि कलर पैलेट क्या होता है. कलर पैलेट में आपको डिफरेंट कलर्स के पैलेट मिल जाते हैं. आप इनके हेक्स कोड नॉर्मली ऐसे कॉपी कर सकते हो. हेक्स कोड आपने कॉपी करा एंड नाउ यू कैन यूज़ दिस हेक्स कोड इनटू योर एप्लीकेशन. कुछ नहीं करना आपको, इस पर क्लिक करना है. यहाँ पे आपने क्लिक करा, और या फिर आप मेन में जाके क्लिक कर लो. ठीक है, कुछ भी कर सकते हो. यहाँ पे आके आपने क्लिक करा. अब यहाँ पे आप देखोगे कुछ चीज़ें आपको दिख रही होंगी. ठीक है, दीज आर लाइक मेट्रिक्स एंड ऑल, है ना. एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर कहते हैं इसको हम. ठीक है, देन यहाँ पर आपके साइज इंस्पेक्टर है, ये आपका आइडेंटिफायर या कस्टम क्लास इंस्पेक्टर कह सकते हो. यहाँ पे आप आइडेंटिफिकेशन देते हो इनको. जैसे मैं इसका ये जो क्लास व्यू कंट्रोलर से लिंक्ड है, ये वाली फाइल से लिंक्ड है, ये वाला मेन, है ना, तो मैं इसको किसी और फाइल से भी लिंक कर सकता हूँ, बट फॉर नाउ व्यू कंट्रोलर से ही हम इसको लिंक करके रखेंगे. तो ये कुछ इस तरह दिख रहा है. अब मैंने इस पर क्लिक करा तो आप देख सकते हो बैकग्राउंड में सिस्टम बैकग्राउंड वाइट कलर का आ रहा है. विल जस्ट क्लोज इट टू कस्टम. यहाँ पे हमारे पास स्लाइडर्स आ रहे हैं, RGB स्लाइडर्स, और यहाँ पे हमारे पास हेक्स कोड डालने का ऑप्शन है. विल जस्ट पुट आवर हेक्स कोड जो हमने वहाँ से कॉपी करा था, एंड विल प्रेस एंटर. तो आप देख सकते हो ये जो कलर है यहाँ पर आ चुका है, ये वाला, है ना, ये कलर यहाँ पे आ चुका है. और इस तरह से हमने अपना कलर इंप्लीमेंट कर लिया यूजिंग द हेक्स कोड. तो ये चीज़ आप कर सकते हो बहुत आसानी से. सेकंड, हम इसमें क्या डालने वाले हैं, हम इसमें लेबल डालने वाले हैं. तो लेबल हम इसमें यहाँ पे डाल देते हैं. अब जैसे ही आपने लेबल डाला और आपने यहाँ से इसको छोड़ दिया, व्हाट यू कैन डू इज़, आप दो काम कर सकते हो. यहाँ पे एक स्मॉल स्लाइडर आता है, तो मैं एप्पल के जो एक्सकोड है उसको इस तरह कुछ देखता हूँ कि ये सब अभी सब कुछ बंद हो रखा है. ठीक है, सबसे पहले आता है आपका लेफ्ट पेन विंडो. लेफ्ट पेन विंडो में आपकी सारी फाइल्स मॉड्यूल्स लिखी हुई आती हैं. ठीक है, लेफ्ट पेन विंडो के अंदर आती है आपके असिस्टेंस विंडो. असिस्टेंस विंडो कुछ ऐसी दिखती है. असिस्टेंस विंडो के अंदर आप व्यू कंट्रोलर्स की साजो सामान देख सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे व्यू बना रखा है. दिस इज़ द कंप्लीट व्यू ऑफ द ऐप. ठीक है, देन दिस इज़ द व्यू कंट्रोलर. द बार इज नोन एज द व्यू कंट्रोलर, और यहाँ पे आप पूरा ये सब देख सकते हो. जो अपना सेकंड होता है राइट पेन विंडो. द राइट पेन विंडो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एट्रीब्यूट्स इंस्पेक्शन, है ना, आइडेंटिफायर्स एंड ऑल. यहाँ पर आप चीज़ें आइडेंटिफाई कर सकते हो.
दिस इज़ योर डीबग कंसोल, यहाँ पे आप चीज़ें डीबग करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आउटपुट्स भी आते हैं आपके, एंड यू कैन डीबग द थिंग्स बाय अप्लाइंग द ब्रेक पॉइंट्स। सो दिस इज नोन एज द डीबग कंसोल, एंड दिस इज फाइनली योर रन कमांड टूल लाइन। तो यहाँ पे आप चीज़ें रन कर सकते हो, यू कैन आइदर बिल्ड देम और यू कैन रन देम, ठीक है। तो अभी जैसे कि वो बिल्ड कर रहा है, मैंने जैसे ही बिल्ड पे प्रेस किया तो उसने कहा बिल्ड सक्सीडेड, तो इसने कहा व्यूज विदाउट एनी लेआउट कंस्ट्रेंट मेक क्लिप देयर कंटेंट ओवरलॉड। तो वो कह रहा है कि आपने यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स नहीं लगाए हैं कुछ, तो कंस्ट्रेंट्स अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्या होते हैं। तो विल लुक इनटू दैट। तो यहाँ पे हमारा ऐप शायद रन करके होगा अभी, ठीक है। यहाँ पे रन होना स्टार्ट हो रहा है, अभी के लिए इसको कैंसिल कर देते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है, बंद कर दिया हमने आप, ठीक है। तो अभी के लिए मैंने आपको ऐसे बता दिया थोड़ा सा इसके बारे में, एक्सकोड के बारे में। अभी यहाँ पे हमने एक लेबल लेके आए हैं। लेबल में आप जैसे ही क्लिक करोगे ना, यू कैन डू टू थिंग्स, या तो आप लेबल पे क्लिक कर लो, और या फिर आप यहाँ पे असिस्टेंस को लाके यहाँ से लेबल को क्लिक कर लो, तो वो भी सेम काम ही करेगा। आफ्टर दैट यहाँ पे आप देख सकते हो टेक्स्ट हमने प्लेन सेलेक्ट कर रखा है, एट्रीब्यूटेड सेलेक्ट करके आप इसमें जस्टिफिकेशन एंड ऑल डाल सकते हो। फॉर नाउ आई एम सेलेक्टिंग प्लेन। लेबल में आप जैसे क्लिक करोगे उसको हटाओगे, यू कैन राइट एनीथिंग। जैसे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आई एम रिच, ठीक है। तो आई एम रिच करके एक ऐप बनाते हैं। आई एम रिच ऐप के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ। आई एम रिच एक जेन्युइनली एक ऐप थी जो किसी ने बनाई थी और एप्पल स्टोर पे डाल दी थी, और शायद अभी भी अवेलेबल होगी एप्पल स्टोर पे, मैं देख लेता हूँ, ठीक है। तो एप्पल स्टोर पे आई एम रिच करके एक ऐप डाल दी थी, और आई एम रिच पता क्या करती थी? आई एम रिच कुछ नहीं करती थी, आई एम रिच बस दिखाती थी कि आई एम रिच। हाँ, तो अब हटा दिया एप्पल ने वो ऐप। तो आई एम रिच एक ऐसी ऐप थी जो बस ये दिखाती थी, एक रूबी दिखा के कि आई एम रिच, और वो ऐप तुम मानोगे नहीं कितने की थी, दिखाता हूँ मैं तुम लोगों को। सो दिस वॉज द आई एम रिच ऐप, और ये $1000 की बिक्री थी, और ये ऐप कुछ नहीं करती थी, बस इस पर क्लिक करो और आई एम रिच लिखा हुआ आता था लाइक दिस, और ये $1000 की थी, और 10-12 लोगों ने खरीद भी ली थी आई एम रिच ऐप, है ना। तो सोचो इतनी 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 महंगी ऐप थी और करती कुछ नहीं थी। बाद में फिर कंप्लेंट्स हुई थी और एप्पल ने इस ऐप को रिमूव कर लिया, बट पैसे तो जिसके ने दे दिए उसने दे दिए फिर। सो ये सही में किसी ने रिलीज़ करी थी, तो हम इसी ऐप को इम्प्लीमेंट करेंगे, बट इसमें कुछ बटन्स भी और डालेंगे ये देखने के लिए कि बटन्स कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने इसमें आई एम रिच लिख दिया, आई जस्ट प्रेस एंटर, तो तुम देख सकते हो यहाँ पे आई एम रिच लिखा हुआ आ गया। यहाँ से हम फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट का साइज़ चेंज कर सकते हैं। साइज़ में मैं लेट से इसमें 40 कर देता हूँ, तुम देख सकते हो साइज़ बड़ा हो चुका है। नाउ यू कैन जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप। यहाँ पे कुछ तुम्हारे पास मार्जिन आ जाएंगे। मार्जिन ये बता रहा है कि अभी ये सेंटर पे है, ये बताएगा कि इससे बिल्कुल साइड पे आ चुका है, और ये सब। तो मैं इसको सेंटर पे रख लेता हूँ। तो यहाँ पे आई एम रिच लिखा हुआ आ गया। मैं इसको वाइट में चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। सो ये वाइट में लिखा हुआ आ गया आई एम रिच। अब दूसरा काम क्या करेंगे हम इसमें, हमें यहाँ पे क्या डालनी है, एक इमेज डालनी है, ठीक है। इमेज डालने के लिए ऑब्वियसली हमको इमेज व्यू को यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। जैसे हमने लेबल डालने के लिए हम लेबल को लेके आए हैं, सिमिलरली हमें इमेज डालने के लिए इमेज व्यू को डालना पड़ेगा। इमेज व्यू को हम यहाँ डाल के यू ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। सब कुछ iOS में ड्रैग एंड ड्रॉप होता है अनटिल अनलेस यू आर प्लेइंग विद द UI, ठीक है। तो हमने कुछ इसको ऐसा कर दिया, और इसमें ऐसा कर देते हैं, ठीक है। अब तुम देखोगे यहाँ पे ना कुछ इमेज का ऑप्शन नहीं आ रहा अपने पास। तो यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ फोल्डर का नाम आता है जो होता है एसेट्स। एसेट्स के अंदर आपके पास अपने ऐप के सारे एसेट्स होते हैं। एसेट्स का मतलब जैसे सबको पता है एसेट्स क्या होते हैं, जो आपको पैसा कमा के देते हैं। सिमिलरली iOS में एसेट्स होते हैं जो आपको ऐप बनाने में हेल्प कर रहे हैं, ऐप कमाने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। एसेट्स में आप कोई भी चीज़ें बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं न्यू इमेज सेट अभी के लिए सिलेक्ट कर रहा हूँ, और इमेज सेट का नाम रख रहा हूँ डायमंड, ठीक है। तो ये डायमंड इमेज सेट मेरे पास आ चुका है। अब डायमंड इमेज सेट मैंने बनाया, तो यहाँ पे कुछ इमेजेस में आपको 3 चीज़ें दिख रही होगी, 1x 2x एंड 3x। 1x 2x 3x क्या होता है, जब आप फोटो को जूम करते हो ना तो उसके पिक्सल्स फटने लग जाते हैं। तो हमसे iOS 3 मेन रेजोल्यूशन में हमारी फोटोज मांगता है, 1x रेजोल्यूशन, 2x रेजोल्यूशन और 3x रेजोल्यूशन, सो दैट अगर यूज़र का जो स्क्रीन का साइज़ है वो डिफरेंट हो। जैसे कोई यूज़र आईपैड में अगर अपने ऐप को यूज़ कर रहा है, तो उसमें ऑब्वियसली डायमंड की इमेज अगर हमने आईफोन SE के हिसाब से डाली है तो उसमें तो बहुत क्रिस्प दिखेगी, बट आईपैड में वही चीज़ फटने लग जाएगी। सो दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग 1x 2x एंड 3x कॉम्पोनेंट्स। अब हम एक सिंपल से डायमंड की इमेज निकाल लेंगे इंटरनेट से। जस्ट अ सेकेंड। तो हम क्या करेंगे, एक डायमंड इमेज निकाल लेंगे। ये इमेज आई गेस सही रहेगी, इसको हम डेस्कटॉप पे सेव कर लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास इसका सिर्फ 1x फीचर आया है,
ठीक है, पर हमें इसका क्या क्या चाहिए, पहले तो जेपीजी चाहिए थी यार हमको, डायमंड इमेज जेपैग। ये वाले डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, जेपैग आ गई है। अब क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक 1x इमेज आई है, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू 1x 2x एंड 3x। तो हम जाएंगे इसके लिए ऐप आइकॉन जनरेटर में। ऐप आइकॉन जनरेटर में आप जैसे ही जाओगे यहाँ पे आप ऐप के आइकॉन्स भी बना सकते हो एंड यहाँ पे आप इमेज सेट भी बना सकते हो। सो वी हैव टू मेक 3x इमेज सेट, iOS का 1 2 3x। कुछ नहीं करना आपको, इसको छोटा करोगे, यू जस्ट गो टू फाइंडर, डेस्कटॉप पे जाओ एंड जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, जनरेट करोगे और इमेज सेट्स आपके पास आ जाएंगे। आई जस्ट सेव इट टू डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप में जाके आपके इमेज सेट का एक जिप फाइल इंस्टॉल हो जाएगी। इस जिप फाइल को हम अभी ओपन कर लेते हैं। कहाँ गई हमारी जिप फाइल, हाँ ये रही। एक सेकेंड, तो जिप फाइल इसके अंदर आई है, हाँ ये रही। iOS 2 करके एक फोल्डर बन चुका है जिसके अंदर हमारे पास 1x 2x एंड 3x जिप फाइल्स आ चुकी हैं। कुछ नहीं करना, हमें इसको वापस से छोटा करना है, फाइंडर को लेके आना है, इन तीनों को सिलेक्ट करना है और ड्रैग एंड ड्रॉप, डन। 1x 2x एंड 3x इमेजेस आपके पास आ चुकी हैं। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट गो टू योर मेन। आपने अपना इमेज व्यू को सिलेक्ट करना है। इमेज व्यू को सिलेक्ट करके यहाँ पे इमेज बार का एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर में जब आप जाओगे तो यहाँ पे इमेज का एक ऑप्शन आएगा। इमेज में आपको नीचे ड्रॉप डाउन लिस्ट पे जाना है एंड यू गेट योर डायमंड एज ऑप्शन। डायमंड में सिलेक्ट करोगे तो आपके पास डायमंड इमेज यहाँ पर आ चुकी है। तो हमने यहाँ पे इमेज इनकॉर्पोरेट कर ली अपने ऐप के अंदर। तो अब आप देख सकते हो कि 1x 2x इमेज का फ़ायदा क्या हुआ है ना। देखो अभी ये थोड़ा सा ब्लर्ड दिख सकता है ऑब्वियसली, क्योंकि हमने ज़्यादा मेहनत करी नहीं है। ये तो यूजुअली हम अपनी फ़ोटोज़ को खुद बनाते हैं क्योंकि कॉपीराइट के इश्यूज आते हैं ऐप के अंदर। बट आप देख सकते हो हमने यहाँ पे 1x एसेट्स के अंदर एक इमेज सेट बनाया है डायमंड, जिसके अंदर 1x 2x एंड 3x टाइप की हमने इमेजेस रखी हैं और ये तीनों रेजोल्यूशन को सपोर्ट कर रही हैं, इसलिए 1x 2x 3x लिखा हुआ आ रहा है। आई एम रिच हमने यहाँ पे लिख दिया, लेबल बना दिया और यहाँ पे लिख दिया। नाउ व्हाट विल डू इज विल क्रिएट अ बटन, और यहाँ पे हमने बटन लिख दिया। ठीक है, बटन में हम क्या करते हैं, बटन का भी हम नाम चेंज कर सकते हैं। जस्ट एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर में गए और मैं इसको लिख देता हूँ प्रेस मी। प्रेस मी आप जैसे ही करोगे यहाँ पे देखो प्रेस मी लिखा हुआ आ गया। ठीक है, फोरग्राउंड का कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ठीक है, एंड देन फॉन्ट रेगुलर रख के इसको 30 कर देते हैं। ठीक है, अब कुछ ये इस तरह दिख रहा है प्रेस मी बटन। ठीक है, तो जैसे ही हम इसको प्रेस करेंगे कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटी ओपन होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, अभी के लिए हम अपनी असिस्टेंट वाली विंडो ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया ये वाली जो फाइल थी असिस्टेंट विंडो क्या करती है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी कोड फाइल होगी ना, जो भी इस मेन के कॉरस्पॉन्डिंग कोड फाइल होगी वो यहाँ पर ओपन हो जाती है। तो जैसे मैंने बताया था, क्योंकि ये जो व्यू कंट्रोलर है ना, उसको हमने किस क्लास से आइडेंटिफाई कर रखा है, व्यू कंट्रोलर क्लास से आइडेंटिफाई कर रखा है, इसलिए हमारे पास व्यू कंट्रोलर डॉट स्विफ्ट नाम की फाइल यहाँ पे खुली है जैसे मैंने असिस्टेंट खोला है। ठीक है, नाउ व्हाट आई विल डू इज मैं जस्ट इस चीज़ को कंट्रोल दबा के होल्ड करके यहाँ पे ऐसे लेके जाऊँगा और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। तो यहाँ पे कुछ पूछ रहा है मुझसे कि कनेक्शन बनाना है मेरे को, ये हैव टू मेक अ कनेक्शन। नेम मैं इसका रख सकता हूँ बटन प्रेस्ड। ठीक है, और टाइप में इसको रख सकता हूँ UI बटन और इसको कनेक्ट कर दूंगा। अब जैसे ये बटन प्रेस होगा ना, जैसे ये बटन प्रेस होगा जो भी चीज़ें मैं चाहता हूँ इम्प्लीमेंट हो इस बटन प्रेस होने के बाद, वो मैं इस फंक्शन के अंदर रखूँगा जो कि लिखा हुआ है IB एक्शन फंक्शन बटन प्रेस। ठीक है, IB एक्शन @ इसलिए लगा के बता रहा है IB एक्शन का ओवरराइड फंक्शन है। फंक्शन ओवरराइडिंग के बारे में जिसको नहीं पता है कोई बात नहीं, भूल जाओ अभी के लिए, बस ये देखो इम्प्लीमेंट कैसे कर रहे हैं चीज़ों को। तो बटन प्रेस करने पे लेट्स से मैं चाहता हूँ कि मैं प्रिंट कर रहा हूँ मे बी हेलो वर्ल्ड। अच्छा ये प्रिंट कहाँ पे होगा, ये स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा, इस पे नहीं, इस पे प्रिंट नहीं होगा। ये किस पे प्रिंट होगा, ये प्रिंट होगा हमारे डीबग कंसोल में। अभी देखते हैं रन करके कैसे होता है। तो अभी जितना हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लिया ठीक है, इसको रन करके देखते हैं। वार्निंग से भी हटा देंगे हम, वार्निंग्स की टेंशन नहीं लेनी है हमने। अभी आईफोन 14 प्रो पे रन हो रहा है, याद रखना बनाया मैंने 11 पे था, रन मैं 14 प्रो पे कर रहा हूँ।
आई एम रिच करके यहाँ लिखा रहा है। प्रेस भी देखते हैं, जैसे मैं दबाता हूँ क्या होता है। मैंने प्रेस भी यहाँ पे प्रेस करा 2 बार, ठीक है, देखो यहाँ पे 2 बार प्रिंट हो गया हेलो वर्ल्ड। समझ रहे हो 2 बार क्यों प्रिंट हुआ? क्योंकि मैंने 2 बार प्रेस किया और मैंने क्या कहा था, जैसे ही मेरा बटन प्रेस होगा आई हैव टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड अपने डीबग कंसोल में। देखो एक और बार प्रेस करूँ, एक और बार प्रेस करा, एक और बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। सो इस तरह से कुछ हमारा बटन काम कर रहा है और हमारे डीबग कंसोल में चीज़ें प्रिंट होती जा रही है। बट डीबग कंसोल में प्रिंट करके क्या करूँगा, वो तो सिर्फ एप्लीकेशन प्रोग्रामर को पता है ना। तो हम कुछ करते हैं ऐसा कि आई एम रिच को हम आई एम पुअर कर देते हैं जैसे ही हम इस बटन को प्रेस करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और फन बनाते हैं एप्लीकेशन को। तो हम क्या करेंगे, अगेन कंट्रोल दबा के थोड़ा सा इसमें यहाँ पे मैं एक आईबी आउटलेट बनाऊंगा। अभी मैंने आईबी एक्शन बनाया था, नाउ आई एम मेकिंग एन आईबी आउटलेट लेबल, ठीक है, ठीक है। और ये यूआई लेबल है तो इसका यूआई लेबल ही रख लेते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं फटाफट से। तो ये हमारे पास एक आईबी आउटलेट बन चुका है जहाँ पे लेबल लिखा है और यूआई लेबल लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ओवरराइड फंक्शन व्यूडेड लोड में क्या रखा है। व्यूडेड लोड फंक्शन क्या होता है? व्यूडेड लोड वो फंक्शन है जो सबसे पहले, जैसे अगर किसी ने सी या सी प्लस प्लस पढ़ा होगा तो सबसे पहले कौन सा फंक्शन चलता है हमारे प्रोग्रामिंग में? मेन फंक्शन चलता है ना। सिमिलरली जैसे ही हमारा ऐप रन होना स्टार्ट होता है सबसे पहले हमारा व्यूडेड लोड फंक्शन रन होता है। और व्यूडेड लोड फंक्शन क्या करता है? व्यू को लोड करता है, इस वाले व्यू को ऐप के अंदर लेके आता है। तो इसमें क्या लिखा है, डू ए एडिशनल स्टेप आफ्टर लोडिंग द व्यू। तो जैसे ही व्यू लोड हो जाएगा मैं इसमें कुछ भी चेंजेस करूंगा तो वो उसमें रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अभी तुम देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे आई एम रिच लिखा हुआ है ना, तो मैं क्या करता हूँ, लेबल जो कि मैंने अभी एक आईबी आउटलेट बनाया है इसका मैं टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ और इसका टेक्स्ट रख देता हूँ आई एम पुअर। तो अभी के लिए मैंने ऐसा करा है, तो देखते हैं क्या होता है। जैसे मैं, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि जैसे मैं आपको रन करूँ, अभी यहाँ पे आई एम रिच लिखा हुआ दिख रहा है, पर जैसे ही आप व्यू हमारा लोड होगा ना यहाँ पे आई एम पुअर लिखा हुआ आ जाना चाहिए। सी आई एम पुअर पूरा आ नहीं पा रहा है ड्यू टू सम फॉन्ट कंस्ट्रेंट्स, पर यहाँ पे आई एम पुअर लिखा हुआ आता। अभी हमने कंस्ट्रेंट इंस्पेक्टर नहीं लगाया तो इसलिए प्रॉब्लम आ रही है, कोई बात नहीं। तो आई एम पुअर यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, जबकि मैंने यहाँ पे इंप्लीमेंट आई एम रिच करा था। क्यों? जैसे व्यू लोड हुआ है हमारा ये चीज़ प्रिंट हो गई। अगर इस चीज़ को और ज़्यादा प्रूफ करना है तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन ऑल्सो प्रिंट व्यू लोडेड। तो यहाँ डीबग कंसोल में व्यू लोडेड करके प्रिंट हो जाएगा जैसे हमारा ऐप रन होना स्टार्ट होगा। ओ सॉरी, प्रिंट हो गया यहाँ पे, प्रिंट की जगह। तो बिल्ड सक्सीड हो गया हमारा। अब देखो जैसे यहाँ पे लोड हुआ ना व्यू, अपने आप ही, मैंने कुछ दबाया भी नहीं और अपने आप ही व्यू लोडेड प्रिंट होके आ चुका है। तो इस तरह कुछ व्यू लोडेड लोड फंक्शन हमारा काम करता है, ठीक है। इसको हटाते हैं यहाँ से और इनको भी हटाते हैं यहाँ से। तो ये था हमारा व्यूडेड लोड फंक्शन। अब हम क्या करते हैं, जैसे ही हमारा बटन प्रेस होता है हमें ना कुछ काम करना है। हमें क्या करना है, हमें लेबल को लेट से चेंज करना है। किसमें? टेक्स्ट इज इक्वल्स टू आई एम पुअर, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने लेबल डॉट टेक्स्ट को चेंज कर दिया जैसे ही बटन प्रेस हुआ आई एम पुअर में। तो इस बार क्या होना चाहिए, जैसे मैं इस प्रेस मी बटन को प्रेस करता हूँ आई एम रिच आई एम पुअर में चेंज हो जाना चाहिए। लेट्स सी ऐसा इंप्लीमेंट हो पाता है या नहीं हो पाता है। बिल्ड सक्सीड हुआ हमारा, मैंने प्रेस मी को क्लिक किया तो आप देख सकते हो आई एम पुअर यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। तो इस तरह हमने अपने इवेंट को हैंडल किया एंड दिस इज नोन एज इवेंट हैंडलिंग, ठीक है। अब यही चीज़ आप डेलीगेट्स के थ्रू भी कर सकते हो। डेलीगेट्स एक कोर कॉन्सेप्ट होता है iOS के अंदर, बट वो बाद में आता है। अभी आप सिर्फ आईबी एक्शंस को देखो जो कि एक ओवरराइडेड फंक्शन है, बटन प्रेस करके उससे हमने ये चीज़ इंप्लीमेंट कर ली। आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी बहुत अच्छी तरीके से और पता लग रहा होगा कितना ज़्यादा ईजी है iOS ऐप डेवलपमेंट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये तो हो गया एक सिंगल स्क्रीन ऐप, हम ना इसमें एक और स्क्रीन ऐड कर देते हैं। लेट्स मेक वन मोर स्क्रीन हेयर। तो हम क्या करेंगे, इसको हम साइड करते हैं, प्लस वाले सिग्नल पे जाएंगे और हम व्यू कंट्रोलर जस्ट अ सेकेंड, हम एक व्यू कंट्रोलर को लेके आएंगे। और व्यू कंट्रोलर क्या होता है, जैसे मैंने बताया एक व्यू होता है, तो यहाँ पे एक नया व्यू कंट्रोलर बन चुका है और व्यू कंट्रोलर को अब हम इससे लिंक कर देते हैं, ठीक है। तो कैसे लिंक करेंगे, अब अभी तक देखो क्या हो रहा है, अभी तक सिर्फ हमारे पास ये स्क्रीन खुल रही है ना। अब हमारे पास ये स्क्रीन तब तक नहीं खुलेगी जब तक हम इस स्क्रीन में जाने का रास्ता ना बनाएं। वो रास्ते को हम कैसे बनाएंगे, उसके लिए कोर कॉन्सेप्ट होता है iOS में, दैट इज नोन एज सेगवेज। सेगवेज आर लाइक पाथ्स टू गो फ्रॉम वन स्क्रीन टू अनदर यूजिंग सम काइंड ऑफ ऑपरेशंस। जैसे अगर मैंने बटन प्रेस किया तो मे बी इस बटन को प्रेस करने के बाद मेरी ये स्क्रीन खुल जाती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे विल जस्ट, अब यहाँ पे दो व्यू कंट्रोलर बन चुके हैं, एक ये, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा,
प्रेस पी बटन से कंट्रोल दबाऊंगा और यहाँ से अगेन ड्रैग करूँगा। ड्रैग करते करते मैं इसको इस व्यू कंट्रोलर पे जाके छोड़ दूंगा। और आप ये कह रहे हैं मेरे को एक्शन सेगवे आपको कैसा बनाना है, सो आई जस्ट प्रेजेंट इट मोडली, तो मैं इसको प्रेजेंट मोडली कर देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं नेविगेशन कंट्रोलर में एम्बेड कर देता हूँ। नेविगेशन कंट्रोल में एम्बेड करने का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। और इस सेगवे को जस्ट एक सेकंड के लिए डिलीट करके इसको ना शो पे कर देते हैं। सो हमारे पास एक बैक बटन का भी ऑप्शन आ जाएगा। मैं भी बताता हूँ मैंने क्या इंप्लीमेंट करा है, जस्ट अ सेकेंड। तो आप देख सकते हैं आप एक बैक बटन आ गया। अगर हमारे पास ये वाला सेगवे नहीं होता ना, नेविगेशन कंट्रोलर, जैसे आपका नाम सजेस्ट कर रहा है नेविगेशन कंट्रोलर, तो ये नेविगेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। इसी की वजह से हमारे पास ये बैक बटन आया है। अब मैंने क्योंकि प्रेस मी से एक सेगवे निकाला है इस वाले व्यू कंट्रोलर पे, तो जैसे ही मैं इस बटन प्रेस मी को क्लिक करूंगा, दो काम होंगे। पहला काम तो ये होगा कि यहाँ पे आई एम पुअर लिखा हुआ आ जाएगा, और सिमिलरली सेम टाइम पे हमारी न्यू स्क्रीन ओपन हो जाएगी। तो सबसे पहले तो मैं वो वाली इंप्लीमेंटेशन हटा देता हूँ जहाँ पे हमारा आई एम पुअर पे चेंज हो रहा है, ठीक है। ये मैंने हटा दिया यहाँ से। अब होगा क्या, जैसे ही मैं प्रेस मी को प्रेस करूँगा ये न्यू स्क्रीन खुल जानी चाहिए। तो इस न्यू स्क्रीन को भी थोड़े से कलर्स दे देते हैं और कुछ लेबल दे देते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं लेबल में कि आई एम पुअर, ठीक है। और इसका जो साइज़ है वो हम कर देते हैं 35, ठीक है। और इसका जो सिस्टम बैकग्राउंड है लेट्स गेट इट टू ब्राउन, ठीक है। तो ऐसा हमने कर दिया। यहाँ पे आई एम रिच है, जैसे आप प्रेस मी बटन प्रेस होना चाहिए, ये वाली स्क्रीन खुलनी चाहिए और आई एम पुअर स्क्रीन पे विजिबल होना चाहिए। वो वाली इम्प्लीमेंटेशन हमने हटा दी है, ठीक है, जो हम पहले देख रहे थे। सिस्टम खोलूँगा मैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे सिंपल सा हमने क्या काम करा है। थोड़ा सा क्लमजी हो रहा है आई नो, बट देख लेते हैं हमने क्या करा है। प्रेस मी बटन जैसे ही प्रेस होता है वैसे ही ये वाली स्क्रीन खुल जानी चाहिए, एंड दैट वी हैव इम्प्लीमेंटेड थ्रू सेगवेज एंड नॉट थ्रू कोड। ये बटन प्रेस होता है तो बस ये स्क्रीन आएगी और कुछ भी नहीं होगा, मार्क माय वर्ड्स, ठीक है। तो अब रन करते हैं एप्लीकेशन को, और हम कहेंगे कि हमारी एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुकी है। अगर ये चीज़ सक्सेसफुली रन हो जाती है तो हमें एक बेसिक आइडियाज़ लग जाएगा हर चीज़ का, ठीक है। तो ये हमारी एप्लीकेशन ओपन होती है। आप इसको रादर एक काम और से ओपन कर सकते हो, इसको बंद करके व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन जस्ट ओपन इट लाइक दिस। आई एम रिच ओपन हो गया, प्रेस करता हूँ तो तुम देख सकते हो दूसरी स्क्रीन ओपन हो चुकी है जहाँ पे लिखा रहा है आई एम पुअर। बैक बटन को प्रेस करोगे, वापस से प्रेस मी को प्रेस करोगे तो दोबारा से ये चीज़ आ जाएगी। तो इस तरह से आपने एक बेसिक सा ऐप इम्प्लीमेंट कर दिया है जहाँ पे आपके पास लेबल्स हैं, कुछ UI एलिमेंट्स हैं, UI इमेजेस हैं, बटन हैं, सेगवेज हैं, जहाँ पे आप एक नई स्क्रीन पे जा पा रहे हो, और आप नेविगेशन को भी कंट्रोल कर सकते हो। इतना ही ईजी है एक iOS ऐप को बनाना। यू जस्ट हैव टू इम्प्लीमेंट थिंग्स, और इम्प्लीमेंट करते चले जाना है। जहाँ पे आपको दिक्कत आती है देन यू हैव टू गो टू स्टैक ओवरफ्लो पैराडाइज है डेवलपर्स की, वहाँ पे आपको सारी इम्प्लीमेंटेड चीज़ें मिल जाएंगी और आप वहाँ से चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अब आपके पास जो भी डाउट्स हैं आप वो मुझसे क्लियरली पूछ सकते हो, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर यू गाइस। थैंक यू वेरी मच। Parth, you can start the Q&A guys. वंश अनम्यूट कर लो अपना माइक। भैया ये वाला ऐप हम उस पे विंडोज पे बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल बना सकते हो यार। बस आपको क्या करना होगा, वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड करना होगा, ठीक है। वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड करो, उसमें अपना मैक ओएस डालो। आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस दिख जाएगी, या तो मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप पे, ठीक है। आप एक काम करो, मेरे को लिंक्डइन पे मैसेज कर देना, और या फिर पार्थ को मैसेज कर देना, मैं आपको एक वीडियो सेंड कर दूंगा। उसमें आप वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल करके वर्चुअल मशीन को डाल सकते हो, एंड देन आप iOS डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हो और ये आप बना सकते हो बिल्कुल। ठीक है। आप कौन सी ईयर पे शिवांश? फर्स्ट ईयर में ही हूँ। ठीक है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और किसी को डाउट है कुछ? आई कैन सी मेनी ऑफ यू। हाँ तुशिका, यस तुशिका।
भैया इन जनरल इसका iOS का क्वेश्चन नहीं है, बट जैसे आपने अपना सॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करा कि इस जगह आपको जाना था, ऐसा हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? यार एक्सप्लोरेशन इज द की टू नो कि आपको किस में जाना है। देखो जैसे मैंने ना वेब डेवलपमेंट भी एक टाइम पे करा था, जब मैं 12th पे था तो मैंने वेब डेवलपमेंट करा था। जेई के टाइम पे मैं जेई का नहीं पढ़ रहा था, वेब डेवलपमेंट कर रहा था अंजलि यू का कोर्स लेके। तो मुझे पता लगा वेब डेवलपमेंट यार मेरे बस की चीज़ नहीं, क्योंकि उसमें ना एक एक चीज़ को कोड करना पड़ता था, यूआई को मज़े वाला काम नहीं था वो। तो इसलिए मेरे को वो पसंद नहीं आया। फिर मैंने साइबर सिक्योरिटी की तरफ भी थोड़ा सा देखा था। तो होता है ना बचपन में सबको हैकर बनने की चुल रहती है, तो वो भी मैंने करके देखा। साइबर सिक्योरिटी में भी मेरे को मज़ा नहीं आया। मतलब साइबर सिक्योरिटी ऐसे दूर से देख के ऐसा लगता है कि हैकिंग चल रही है, बट अंदर उसमें भी एल्गोरिदम्स ही आपको डेवलप करने पड़ते हैं, है ना। मॉनिटर मोड वगैरह बहुत सारी चीज़ें, पेन टेस्टिंग एंड ऑल वो सब होता है। वो करा तो वो भी पसंद नहीं आया। देन फिर फ्लटर भी करा था अपने दोस्त उदेश के साथ, है ना। उदेश यहीं पर ही हुआ शायद अभी। तो उदेश के साथ मैंने फ्लटर भी स्टार्ट करा था, फ्लटर में भी मज़ा नहीं आया मुझे। फाइनली मैंने iOS करा और iOS मेरे को पसंद आया, और iOS इसलिए मैंने परस्यू करा। बाकी इंटरेस्ट मेरे हिसाब से उन चीज़ों में आपका ज़्यादा बनता है जिनसे आपको रिजल्ट मिलते हैं। तो अगर आप चीज़ें करते रहोगे, आप उनको दिखाओगे लिंक्डइन पे, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे ना, तो आपको वो चीज़ें करने का और मन करेगा। फॉर एग्जांपल बचपन में जब आप अच्छे मार्क्स लेके आते थे और आपके पेरेंट्स अप्रिशिएट करते थे, तो आपको मोटिवेशन आता था कि आप अगली बार भी अच्छे मार्क्स लेके आओ। सिमिलरली इसमें भी हर चीज़ में ऐसे ही रहता है यार। अगर आप जिम जाते हो और आपकी बहुत अच्छी फिजिक बन जाती है, लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, तो आप उस फिजिक को मेंटेन रखोगे ना। तो सिमिलरली अगर आप कोई भी चीज़ को कर रहे हो जिसमें आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है और आपको उसमें अप्रिसिएशन मिल रहा है, तो आपको मोटिवेशन आएगा और आपका इंटरेस्ट उसमें ऑटोमेटिकली डेवलप होगा। बट फिर भी एक्सप्लोरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने तो अगर iOS डेवलपमेंट की बात करूँ तो सेकेंड ईयर में स्टार्ट करा था। सेकेंड 1 साल तो मतलब एक्सप्लोरेशन में ही लग गया, क्या करना है। ठीक है, तो तुम लोगों के पास राइट टाइम है अभी, तुम लोग एक्सप्लोर कर सकते हो जितना तुम्हें करना है। अलग अलग सोसाइटीज़ में जाओ, है ना। और एक बात और, ऐसे मत सोचो कोई भी सोसाइटी किसी से कम है ना। सोसाइटीज़ अच्छी होती हैं जो कलेक्टिवली आपको एक सपोर्ट कर रही हैं, आपको ग्रो करने में हेल्प कर रही हैं। रादर जो आप ये बोल रहे हैं कि दूसरी सोसाइटी गंदी है या है, ठीक है, वो बस बोलते ही रहेंगे। यार देखो आपकी मर्ज़ी है, आपको चीज़ें सीखनी है या आपको वहाँ पे जाके फाइट करना है, तो वो आपकी मर्ज़ी है। तो मेरे हिसाब से एक्सप्लोरेशन इज़ द बेस्ट थिंग कि जो तुम कर सकते हो इंटरेस्ट फाइंड आउट करने में। हाँ शिवांश। या हमारे यहाँ तो सारी सोसाइटीज एक दूसरे को गंदा ही बोलती हैं, कौन सबको से अपने आप कॉलेज को में हो? बेस्ट लगता है। कौन से कॉलेज में हो? सूरजमल, सूरजमल। यार हर जगह पता है यही सीन है। अन्वेषण जो ये सोसाइटी है ना, मेरे हिसाब से, मतलब मैं भी काफ़ी सोसाइटीज़ में काम कर चुका हूँ। आई वॉज तो को लीड एट GDSC, आई बीन एन मोबाइल ऐप हेड, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट हेड IOSD। तो मैंने हमेशा से यही देखा है कि सोसाइटीज़ लड़ती हैं, बट इन द मेन टाइम जो मैंने सीखा है ना, वो ये सीखा है कि जब आपकी सोसाइटीज़ रिजल्ट प्रोड्यूस करती है ना, तो सारी सोसाइटीज़ आपको बोलेंगी। लड़ती रहती हैं सारी सोसाइटीज़ आपस में, पर उससे फ़ायदा क्या होगा। तो इसलिए हमने अन्वेषण को यही सोच के इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करा है कि आज से हम किसी सोसाइटी से लड़ेंगे नहीं, अपना काम करेंगे। बाकी जो सोसाइटीज़ आपकी लड़ रही है ना, लड़ने दो, जहाँ से जो जो इनपुट्स मिलते जा रहे हैं लेते जाओ और अपना सीखते जाओ। एट द एंड आपको सोसाइटी नहीं सिखाने वाली, सोसाइटी विल ओनली हेल्प यू टू ग्रो, है ना। सीखना तो आपको खुद ही है। हाँ जी। तो आप खुद सीख सकते हो या फिर आप सोसाइटीज़ के पास जा सकते हो। सोसाइटीज़ की मीटिंग्स में आओ, सोसाइटीज़ के मेंबर बनो, आपको वहाँ पे अपने जैसे लोग मिलेंगे। जैसे मेरे यहाँ पे फ्रेंड उदिश है, यश वर्मा है, तुषार सेट्टी है जो AI ML करता है ना, देन पार्थ है, आदिश है। तो ये गाइस, ये लोग ना हमेशा, मतलब कि कुछ ना कुछ इनके दिमाग में थॉट प्रोसेस चलता रहता है। तो आप जब ऐसे लोगों के साथ बैठते हो तो आपको मज़ा आता है काम करने में, कि हाँ यार ठीक है ये कर रहा है तो मैं भी करता हूँ। सो दैट इज़ वाई सोसाइटीज़ आर इम्पॉर्टेंट, बट एट द एंड आपको खुद भी सीखना पड़ता है। हाँ वैभव। ऐप बन रही है, ऐप बन रही है, कुछ पेटेंट वगैरह में कराना पड़ता है? यार देखो, अगर कोई टेक्नोलॉजी ऐसी है जो आपने डेवलप करी है आपके अंदर, फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव वर्कड इनटू द फील्ड ऑफ ऑगमेंटेड रियलिटी और विजुअल रियलिटी, तो वहाँ पर अगर आपने कोई ऐसा कोई कोर कॉन्सेप्ट लिख दिया है, कोई ऐसा कोड लिख दिया है जिसे आप पेटेंट कराना चाहते हो, तो आप करा सकते हो। लेकिन अगर आपने जैसे ऐसे इसको ऐप स्टोर पर डाल दिया है और आपके नाम का बंडल आइडेंटिफायर जो मैंने आपको बताया है अभी वो वहाँ पर है, तो वैसे भी अगर आपकी कोई ऐप कॉपी करेगा तो आप उसमें डाल सकते हो कॉपीराइट एक्शंस। एप्पल आपको प्रोवाइड करता है एज ए डेवलपर, जब आप उनको पैसे देते हो, कुछ $100 लगते हैं, तो वो आप कर सकते हो। $100 दे रहा है तो आपको $60 देगा ही। यहाँ पे मैक किसके पास है यार, एक बार हैंड रेस कर सकता है जिसके पास मैकबुक है।
नाइस नाइस। कौटल्य और लक्ष्य शर्मा, देन यू शुड हैव इम्प्लीमेंटेड द ऐप। करा तुमने इम्प्लीमेंट साथ में? और कोई है जिसको किसी को किसी भी चीज़ का, किसी भी प्रकार के बारे में डाउट है? थोड़ी कोई जनरल डाउट भी हो तो चलेगा यार, iOS से लेना देना कुछ भी नहीं है, कॉलेज रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, है ना, तो हम पूछ सकते हैं एक दूसरे से। यस लक्ष्य पूछो, लक्ष्य एंड कौटिल्य, कोई डाउट है तो? माइक अलाउ कर रखा है मैंने कौटिल्य, तो मैं अगर अनम्यूट करना है तो। यस तुशिका। भैया हमारे कॉलेज में तो ना सोसाइटीज वगैरह भी नहीं बनी हुई है, क्या तो नहीं फिर बनी हुई? कैसे करें? सोसाइटीज सोसाइटीज नहीं बनी हुई? नहीं। कोई बात नहीं यार, तुम अन्वेषण का पार्ट तो हो ना, तो अन्वेषण में एज अ मेंबर ज्वाइन करके रखो। जो जो एक्साइटिंग अपडेट्स आते रहते हैं हम देते रहते हैं। जैसे आज iOS का था, अब ऐसे ही तो पूरा टेक वीक लॉन्ग है ना, पूरा एक वीक लॉन्ग इवेंट है, तो यहाँ पे क्लाउड के भी लोग आएंगे अभी, है ना। देन हमारे पास अलग अलग चीज़ें, एक अभी HD आने वाले हैं हमारे पास जोमेटो के, तो SD से तो तुम्हें क्या क्या इंसाइट्स मिल सकते हैं। तो मेंबर बन के रहो, मज़ा आएगा तुम्हें यहाँ पर भी। कोई बात नहीं, सोसाइटीज़ नहीं है तो हम तो हैं। तुशिका तुम कौन से कॉलेज से हो? शायद BVP से है। क्या नहीं। GNI। ओके। और किसी को कोई डाउट है तो अपना हैंड रेस कर लो। किसी भी तरीके का डाउट पूछ सकते हो यार, नॉट रिलेटेड टू कोई भी iOS। जनरल डाउट हो। यस कुशल। माइक अलाउ कर दिया मैंने। भैया ऑक्टेन मेमोरी के बारे में बता दो। किसके जैसे बारे में? मेरे पीसी में 32 GB ऑक्टेन मेमोरी है, हाँ, तो जैसे रैम को सपोर्ट करके फिर चल जाएगा, जैसे कोई तुम्हारा दिक्कत ना हो तो? कौन सा पीसी है तुम्हारा? विंडोज विंडोज है, हाँ चल जाना विंडोज चाहिए। 11। चल जाना चाहिए, ऐसी कोई दिक्कत आएगी नहीं तुम्हें। ठीक है यार, देखो अगर तुम वर्चुअल मशीन की बात करो ना, क्योंकि बेसिक इसमें क्या चाहिए ऐप डेवलपमेंट में, तो मैं मैक OS ही तो चाहिए, तो ये 2 GB में भी चल जाएगा, चलने की कोई बात नहीं है ना। बट जहाँ पे एफिशिएंसी आती है ना, जहाँ पे आप ऐप्स बड़े बड़े डेवलप करते हो, अभी तो ये तो बहुत छोटा सा ऐप है जो हमने बनाया है, ये तो मतलब 1 GB के कंप्यूटर पे भी बन जाता, इतना छोटा ऐप है ये तो। इसमें तो कुछ ना डेटा यूज़ हुआ है, ना आपकी API फेचिंग यूज़ हुई है, नेटवर्किंग यूज़ है, कुछ भी यूज़ नहीं हुआ ना। तो ये तो सिंपल से ऐप्स होते हैं, तो आप खुद भी बना सकते हो, मतलब 6 महीने तक तो आपको किसी हाई एंड डिवाइस की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, तो बिल्कुल कर सकते हो उसमें भी डेवलपमेंट, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ऑक्टेन मेमोरी लैग टाइम कम करने के लिए होती है, तो उसके बारे में जैसे कुछ हो, जैसे 8 GB रैम तो है मिनिमम, हाँ, उसके बाद जैसे ऑक्टेन मेमोरी है, गूगल के अकॉर्डिंग तो बस वो दिखा रहा है कि ये सिर्फ लैगिंग में मदद कर देती है, वैसे और कुछ डिटेल तो है नहीं इसकी। तुम्हारे पास 8 GB रैम है ना लैपटॉप में? हाँ लैप वो भी है, और 32 GB ऑक्टेन भी है। तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता ना, ऑक्टेन हो या ना हो। मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, ऑक्टेन, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी मिनिमम रिक्वायरमेंट 8 GB रैम है, इसके ऊपर कुछ भी है तो वो मेरे लिए फ़ायदा ही है, नुकसान नहीं है। 8 GB रैम होनी चाहिए बस। अगर तुम्हारे पास 8 GB रैम है तो तुम कोई भी ऐप रन कर सकते हो iOS का, कोई भी ऐप बना सकते हो। अब वो ऑक्टेन मेमोरी हो, ऑक्टेन मेमोरी हो, कोई सी मेमोरी हो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। एक ऑक्टेन मेमोरी का मैं तुम्हें बता देता हूँ जो पूछ रहा था। बस ऑक्टेन मेमोरी क्या काम करती है, तुम्हारा जो डेटा होता है ना, डेटा सेंसिटिव और डेटा इंटेंसिव प्रोसेसर होती है ना, उसको वो बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज करती है और एफिशिएंट बनाती है, तो उससे फर्क ज्यादा पड़ेगा नहीं। जब तुम भारी एप्स बनाओगे ना, तब वो तुम्हारी काम आएगी ऑक्टेन मेमोरी। भारी तो वैसे कितने भी ऐप्स बना लो, मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ, स्विफ्ट इतना ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है ना, तुम कितने भी भारी ऐप बना लो, 10 GB का भी ऐप बनाओगे ना तुम 8 GB के लैपटॉप पे, वो इतना सीमलेस चलेगा, तुम सोचोगे कि ये कैसे चल रहा है, ये इतना भारी ऐप चल कैसे रहा है, बन कैसे रहा है लैपटॉप पे। वो ऑप्टिमाइज इतना कर रखा है एप्पल ने। तुम एप्पल के ऑप्टिमाइजेशन को अगर देखोगे ना, तो तुम दंग रह जाओगे। मतलब मैं खुद दंग रह गया था, मैंने फायरबेस की इतनी बड़ी बड़ी मॉड्यूल्स डाली ना, तो मैं देख रहा था लोग जो कोड कर रहे थे, जैसे फ्लटर वगैरह के लोग कोड कर रहे थे, उनका ऐप अटक जाता है, बीच बीच में क्रैश हो जाता है। मेरे फ्रेंड भी हैं कुछ जो फ्लटर कोड करते हैं और अच्छी अच्छी कंपनीज में इंटर्न लगे हुए हैं, तो उनके ऐप अटक जाते हैं बीच में। बट
कूडोस टू एप्पल जिन्होंने इतना ज़्यादा ऑप्टिमाइज बनाया है इस इकोसिस्टम को, तो चल जाएगा। और कोई डाउट है किसी का? एनीथिंग रिलेटेड टू कोडिंग एंड ऑल, या फिर कॉलेज से बेसिक? हाँ प्रनील। यस प्रनील बोलो। एक बार फ्लटर के बारे में फिर से बता दो। हैं? हेलो, हाँ हाँ हाँ। एक बार फ्लटर के बारे में फिर से बता दो, वो क्या है? मैं ध्यान फ्लटर नहीं- यार देखो, फ्लटर ना देखो ऐसा है, जैसे क्रॉस प्लेटफॉर्म बिल्डिंग टूल्स होते हैं कुछ, और कुछ होते हैं नेटिव बिल्डिंग टूल्स। नेटिव का मतलब क्या होता है? अगर मैं नेटिव बोलूँ, हमारी नेटिव लैंग्वेज हिंदी है ना, सिमिलरली क्रॉस प्लेटफॉर्म क्या है हमारी, जैसे इंग्लिश हम बोलते हैं तो दैट इज क्रॉस कंट्री, है ना। या फिर किसी को स्पेनिश आती है तो दैट इज क्रॉस कंट्री, स्पेन में जाके बात कर सकता है। सिमिलरली फ्लटर एक ऐसा टूल है जो डार्ट लैंग्वेज का यूज़ करता है। डार्ट का यूज़ करके आप कोड कर सकते हो, ऐप को ऐप बना सकते हो, आप डेवलप कर सकते हो, जो कि iOS में भी चलेंगे और आपके एंड्रॉयड में भी चलेंगे। iOS में चलाने के लिए आपको कुछ प्लगइन्स का यूज़ करना पड़ता है, तो इसलिए नेटिव को ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है इन केस ऑफ iOS, क्योंकि वो ज़्यादा ऑप्टिमाइज होते हैं। लेकिन फिर भी आप पूरी उसी सेम कोड बेस को, आपने कोड लिखा, उसी सेम कोड को आपने iOS के लिए भी यूज़ कर लिया, एंड्रॉयड के लिए भी यूज़ कर लिया, और वेब एप्लीकेशन के लिए भी यूज़ कर लिया। तो फ्लटर वो काम करता है। फ्लटर गूगल का है, ठीक है, दिखा देता हूँ एक बारी। फ्लटर का लोगो F जैसा रहता है, ये फ्लटर है, ठीक है। बिल्ड ऐप्स फॉर एनी स्क्रीन, ये इनका टाइटल है। तो इस तरह का कुछ फ्लटर रहता है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। इसका SDK होता है, वो आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। मुझे नहीं पता विंडोज़ में क्या रहता है, मैक के लिए तो SDK आता है, वो आप इंस्टॉल करके फिर इसको विजुअल स्टूडियो कोड में डार्ट का कोड करके, एंड्रॉयड का स्टिमुलेटर डाल के वो सब चीज़ें कोड कर सकते हो। प्लेटफॉर्म जैसे मैंने आपको बताया, एंड्रॉयड, iOS, देन ये पता नहीं कौन सा है, वेब प्लेटफॉर्म, लिनक्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, मैकओएस, किसी के लिए भी आप ऐप बना सकते हो यूजिंग दिस। जब कॉम्प्लेक्स ऐप बनते हैं तो थोड़े प्लगइन्स के इश्यूज़ आते हैं, बट अगेन फ्लटर से आप बना सकते हो। बट जहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन की बात आती है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी अगर अपने लिए अपना कोई iOS का ऐप बनवा रही है, तो ऑब्वियसली दैट विल प्रेफर कि वो एक iOS डेवलपर को हायर करे। रादर अगर कोई स्टार्टअप है जिसके पास बहुत कम पैसे हैं, तो वो ऑब्वियसली एक फ्लटर इंटर्न को हायर करेगा। क्यों हायर करेगा? क्योंकि उसको एक कोड बेस से दो काम मिल रहे हैं, iOS का भी ऐप बन रहा है और एंड्रॉयड का भी, उसको दो अलग लोग हायर नहीं करने पड़ रहे। तो फ्लटर आप ऐसे समझ सकते हो कि क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है, वो सॉफ्टवेयर है जो आपको हर चीज़ के लिए ऐप डेवलप करने के लिए मदद कर देगा। वेराज जो आपके एक्स कोड में जैसे स्विफ्ट है, वो सिर्फ उससे आप iOS के ऐप डेवलप कर सकते हो, और कॉटलिन जैसे एंड्रॉयड के लिए, उससे आप सिर्फ एंड्रॉयड के ऐप डेवलप कर सकते हो। पर नेटिव ऐप्स की बात कुछ अलग होती है, ज़्यादा ऑप्टिमाइज होते हैं, फास्ट होते हैं। और कुछ? ओके, थैंक यू भैया। वेलकम। और किसी को कोई भी डाउट है यार? ये टेक सोसाइटीज कैसे ज्वाइन करनी है? वो कैसे इंटरव्यू लेंगे? बट फिर इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि बिगनर लेवल वाला बता ही नहीं सकता। कौन इंटरव्यू कौन लेता है? जो लीड होते हैं वो इंटरव्यूज लेते हैं कोडिंग से रिलेटेड। आप कौन से ईयर में हो वैभव, और कौन से कॉलेज में हो? फर्स्ट ईयर यूएसए। तो देखो ऐसा रहता है ना, अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो अभी आपको सोसाइटीज़ को एक्सप्लोर करने में अपना ज़्यादा टाइम देना चाहिए, रादर देन सोसाइटीज़ का पार्ट बनने में। जैसे यहाँ पे आपको जितने भी कोर टीम के मेंबर्स दिख रहे हैं ना, अन्वेषण के पार्थ, नेपालिया, अतुल, भविष्य DSA करता है जैसे, तो ये सब ना सेकेंड ईयर में आए हैं अपने, इन्होंने फर्स्ट ईयर में टेक एक्सप्लोर कर लिया है, इन्होंने सोसाइटीज़ में काम करना सीख लिया है। तो ऑब्वियसली अगर आपसे अभी से वो पूछ रहे हैं इतनी डिफ़िकल्ट चीज़ें, तो इतना सेंस बनाती नहीं है वो। अगर आपको नहीं भी आता तो कोई बात नहीं, कुछ लोगों को आता भी है फर्स्ट ईयर में, वो पहले से इक्विप्ड होते हैं कुछ स्किल्स के साथ, सो इट्स कम्प्लीटली ओके। पूछ रहे हैं तो अब क्या कर सकते हैं, मतलब नहीं देने जा सकते इंटरव्यू, और क्या हो सकता है। मेंबर बन के रहो यार, मेरे हिसाब से तो फर्स्ट ईयर में यू शुड एक्सप्लोर रादर देन बीइंग पार्ट ऑफ, या फिर बिकमिंग कोर टीम मेंबर ऑफ एनी ऑफ द सोसाइटीज। सीखने पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए फर्स्ट ईयर में। आई गेस भैया हमको डाउट्स आज के रैप अप करने पड़ेंगे, क्योंकि मीटिंग एंड होने वाली है शेड्यूल टाइम से। श्योर। बाकी हम एक फीडबैक फॉर्म देंगे और एक डाउट्स का भी फॉर्म देंगे, गूगल फॉर्म, जिसको और डाउट्स बचे हो तो उसमें डाल देना, और अपना फीडबैक जरूर देना सब लोग। श्योर। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, ठीक है। बहुत अच्छा लगा यार तुम सबके साथ सेशन लेके।
एंड आई होप अभी टेक वीक जो पूरा लॉन्ग चलने वाला है उसमें सब लोग ज्वाइन करेंगे और सब लोग अपना अपना इनपुट देंगे और सब लोग कुछ ना कुछ सीखेंगे। अन्वेषण ने इसीलिए ये टेक वीक रखा है कि सब लोग कुछ सीख पाएँ और अपनी अपनी स्किल्स बढ़ा पाएँ। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। बाय बाय।